पिछले जन्म में गांव की उस ब्यूटी ने मुझे रिजर्वर से सेव किया था, पर मैंने बदले में उसे सिर्फ टॉर्चर दिया। उसके साथ फोर्स्ड मैरिज की, और जब वो डिलीवरी के बाद कमजोर थी तब भी उसे ठंडे पानी में मछली पकड़ने भेज दिया। फिर भी उसने कभी मुझसे डिवोर्स नहीं लिया, बस हमारी लाइफ को बेटर करने का प्लान सोचती रही। लेकिन जब मेरी गैम्बलिंग की वजह से भारी लोन हो गया तो मैंने अपनी ही बेटी को सेल करने का डिसीजन लिया। ये सुनकर लिऊ रुयान पूरी तरह टूट गई और हमारी 1 साल की बेटी को लेकर उसी रिजर्वेयर में कूदकर उसने सुसाइड कर लिया। उसके मरने के बाद मुझे रियलिटी का शॉक लगा। अपने गुनाह कम करने के लिए बिलियनर बनने के बाद भी मैंने हर लड़की को रिजेक्ट कर दिया और अपना सारा पैसा और पावर बस टाइम मशीन की रिसर्च में लगा दिया, ताकि ताकि मैं पास्ट में वापस जाकर अपने उस मासूम सी लियो रुयान को सेव कर सकूं। शायद भगवान को भी मुझ पर तरस आ गया। जब मैं अपनी डेथ बेड पर था तो मुझे लगा कि मेरी टाइम मशीन मुझे पास्ट में ले आई है। पर जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली मैं सच में 30 साल पीछे आ चुका था। सामने दीवार के कोने में मेरी लियू रुयान डर से कांप रही थी, अपनी लाल आंखों को रगड़ते हुए। जब मुझे यकीन हुआ कि ये कोई सपना नहीं है तो मेरे मुंह से चीख निकल गई, वाइफ, क्या सच में तुम हो? बस जैसे ही मैं उसके पास गया वो बुरी तरह चिल्लाने लगी, दूर हटो, मुझे टच मत करना। उसकी आवाज में एक भयानक खौफ था। ये रिएक्शन देखकर मैं फ्रीज हो गया। मुझे अचानक याद आया, ये वही टाइम था जब वो अपनी फैमिली से पैसे मांग कर लाई थी ताकि बच्ची के लिए फूड ले सके, पर मैंने उससे वो पैसे भी छीन लिए थे। शराब के नशे में मैंने उसे कितनी बेरहमी से टॉर्चर किया था, ये सोचकर मुझे खुद पर इतनी नफरत हुई कि मैंने अपने ही मुंह पर जोर जोर से 10-12 थप्पड़ जड़ दिए। खून मेरे होठों से रिसने लगा। आंखों में आंसू लिए लियू रुयान चुपचाप मेरी इस हरकत को देखती रही और फिर उसने एक कड़वी स्माइल दी। उसे याद भी नहीं होगा कि मैंने ऐसा कितनी बार किया है। हर बार शराब का नशा उतरने के बाद मैं ऐसे ही घुटनों पर बैठकर ड्रामा करता था, माफी मांगता था, पर कभी नहीं बदला। वो मेरे हर टॉर्चर को बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपनी बच्ची को भूख से तड़पते हुए देखना उसके बर्दाश्त के बाहर था। तभी हमारी बच्ची के जोर जोर से रोने की आवाज ने मेरे ख्यालों का सिस्टम ब्रेक कर दिया। अब मैं बस खड़ा होकर देख नहीं सकता था। मैंने जल्दी से जमीन से अपने कपड़े उठाए और रोती हुई लियू रियान को शांत करते हुए कहा, रियान, तुम बस वेट करो, मैं अभी बच्ची के लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ये कहकर मैं गांव की उस इकलौती शॉप की तरफ दौड़ पड़ा। इस जवान बॉडी की एनर्जी इतनी हाई थी कि मैं बिना सांस फूले वहां पहुंच गया। शॉप के ओनर बूढ़े हुआंग ने मुझे देखते ही अपने पीले दांत दिखाते हुए पूछा, क्यों, फिर से शराब चाहिए? रेगुलर वाली या कोई और? पिछले जन्म में मेरे पास करोड़ों की वेल्थ थी। मैं चाहूं तो पूरी की पूरी बेबी फूड फैक्ट्री खरीद सकता था, पर इस मोमेंट में मेरी जेब में एक सिक्का तक नहीं था। शर्मिंदगी से नजरें झुकाते हुए मैंने कहा, हुआंग अंकल, मुझे बच्ची के लिए थोड़ा नील पाउडर चाहिए। आप मेरी बात का रेस्ट करें, मैं कल तक सारे पैसे क्लियर कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक गहरी सांस लेते हुए वो बड़बड़ाए, क्या किस्मत है बेचारी की, लियू रियान इस पूरे इलाके की सबसे ब्यूटीफुल और स्मार्ट लड़की थी और इसने इस लूजर से शादी कर ली। खुद तो प्रॉब्लम में है ही, अब बेचारी बच्ची भी सफर कर रही है। वहां अंकल ने बिना कुछ कहे मुझे मील पाउडर का पैकेट दे दिया। मैंने उन्हें थैंक्स बोला और फुल स्पीड में घर की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही मैं कोर्टयार्ड में पहुंचा बच्ची के रोने की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं तेजी से कमरे में गया और भारी आवाज में बोला, वाइफ, देखो मैं बच्ची के लिए मील पाउडर ले आया। मेरी आवाज सुनते ही लियू रियान ने ऊपर देखा। मेरे हाथ में पैकेट देखकर वो अचानक से डिफेंस मोड में आ गई। उसने बच्ची को कसकर गले से लगा लिया। उसका पीला पड़ा चेहरा किसी गहरे खौफ से भर गया था। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मेरी बच्ची को सेल करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारे साथ अपनी जान भी दे दूंगी। उसकी आवाज में एक भयानक पेन और डेस्परेशन था। मैं वहीं शॉक में फ्रीज हो गया। अचानक मेरे माइंड में एक फ्लैशबैक आया। मुझे याद आया कि पिछले जन्म में इसी टाइम मैंने अपनी बच्ची को एक कपल को सेल करने का प्लान बनाया था ताकि मुझे शराब के लिए पैसे मिल सके। मैं सच में एक मॉन्स्टर था। मेरा दिल अंदर तक टूट गया था। मैंने झुककर वो मील पाउडर की थैली उस टूटी हुई टेबल पर रख दी। रुंधे हुए गले से मैंने कहा, रियान, मैं जानता हूं मैं एक लूजर था, एक जानवर था, पर मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं अपनी बच्ची को कभी सेल नहीं करूंगा। कल सुबह ही मैं टाउन जाकर कोई काम ढूंढूंगा। उसकी आंखों में एक कंफ्यूजन था, पर उससे कहीं ज्यादा शक। आखिर मैं पहले भी ऐसी फेक प्रॉमिस कई बार कर चुका था। मैं बिना किसी और रिएक्शन के सीधा कोर्टयार्ड से बाहर निकल गया। अगर मेरी मेमोरी सही है तो पिछले जन्म में इसी जगह से मेरी वाइफ अपनी बच्ची को लेकर रिजर्वर की तरफ भागी थी। उसने अपने शरीर से भारी पत्थर बांध लिए थे ताकि बचने का कोई चांस ही ना रहे। ये सोचते ही मेरी पूरी बॉडी में एक सिहरन दौड़ गई। थैंक गॉड, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, मैं सब कुछ फिक्स कर सकता हूँ। बस मुझे जल्दी से पैसे कमाने होंगे और अपनी फैमिली को वो केयर देनी होगी डिजर्व करते हैं। पर फिलहाल घर का राशन पूरी तरह जीरो है। मुझे उनके लिए किसी तरह फ्रेश मीट का जुगाड़ करना ही होगा।
ताकि रुयान और हमारी बच्ची की हेल्थ रिकवर हो सके। मैंने गांव के साउथ माउंटेन की तरफ देखा और मेरी आंखों में एक चमक आ गई। मुझे याद था कि उस पहाड़ पर बहुत सारे फेजेंट्स यानी जंगली मुर्गे मिलते हैं। पिछले जन्म में मैं इतना लेजी था कि भूख से मर जाना पसंद करता, पर हंटिंग के लिए नहीं जाता। लेकिन अब मुझे इस चांस का पूरा यूज करना था। फेजेंट का सूप औरतों और बच्चों की हेल्थ के लिए एक मैजिक पोशन की तरह काम करता है और बचे हुए मीट को मार्केट में सेल भी किया जा सकता है। माउंटेन पर पहुंचते ही मैंने अपने अंडरवियर से इलास्टिक निकाला, एक वाई शेप की लकड़ी तोड़ी और एक जुगाड़ू स्लिंग शॉट तैयार कर लिया। पिछले जन्म में रिच होने के बाद मुझे शूटिंग का काफी शौक था, तो मेरा एम एकदम परफेक्ट था। शुरू में थोड़ा टाइम लगा, पर जल्द ही मैं अपने फॉर्म में आ गया। कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद मैंने कई छोटे बर्ड्स और एक बहुत बड़ा जंगली मुर्गा हंट कर लिया था। मैंने खुशी खुशी अपने सारे शिकार को एक साथ बांधा और घर लौटने की तैयारी करने लगा। पर तभी अगले ही पल मैंने नोटिस किया कि मेरी पीठ पर रखा सारा शिकार अचानक गायब हो गया। मेरे तो होश ही उड़ गए, ये क्या सिस्टम है। तभी मेरी नजर अपनी चेस्ट पर पड़ी, जहां रुयान का दिया हुआ लकी चार्म एक अजीब सी गोल्डन लाइट से ग्लो कर रहा था। ये वही चार्म था जो वो हमेशा अपने पास रखती थी, सुसाइड करने से ठीक पहले तक। मैंने कंफ्यूजन में उस चार्म को टच किया और अचानक मैं एक अजीब से मैजिकल स्पेस के अंदर था। कुछ देर की टेस्टिंग के बाद मुझे पूरा गेम समझ आ गया। ये एक सीक्रेट स्टोरेज स्पेस था। इस पावर के साथ तो फ्यूचर में पैसे कमाना एक बच्चों का खेल बन जाएगा। रुयन, बस थोड़ा सा वेट करो, मैं तुम्हें दुनिया की सारी लग्जरी और पावर दूंगा। घर लौटते समय मैंने देखा कि गांव के कई घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, पर हमारा घर अभी भी एक पुराने ऑयल लैंप के सहारे था। यह देखकर मेरा गिल्ट और बढ़ गया। मैं सीधा घर के किचन में घुसा और अंधेरा होने से पहले ही मैंने जल्दी से उस शिकार को साफ किया और एक शानदार सूप तैयार कर लिया। कुछ ही देर बाद मैं एक बड़े बाउल में वो गर्मागर्म सूप लेकर मेन रूम में पहुंचा। मैंने आवाज दी, रियान आओ खाना खा लो, मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए सूप बनाया है। 3 बार आवाज देने के बाद वो धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर आई। टेबल पर रखे उस मीट सूप को देखकर वो रुक गई। वो पास नहीं आई, बस वहीं खड़े होकर मुझे गहरी नफरत और शक की नजरों से घूरती रही। अपनी वाइफ को उन फटे पुराने पैच वाले कपड़ों में देखकर मेरा दिल फिर से दर्द से भर गया। इस मुश्किल टाइम में भी उसकी ब्यूटी एकदम अनमैच्ड थी, और मुझ जैसे एक विलेन ने उसकी लाइफ पूरी तरह बर्बाद कर दी थी। मुझे अच्छी तरह पता था कि वो मेरे इस सडन चेंज पर इजीली ट्रस्ट नहीं करेगी। उसका ये डिफेंस मोड बिल्कुल नॉर्मल था। मुझे धीरे धीरे उसका ट्रस्ट वापस जीतना होगा। मुझे पता था कि अगर मैं वहीं खड़ा रहा तो वो उस खाने को टच भी नहीं करेगी। मैंने एक हल्की सी स्माइल दी और बोला, रुयान तुम आराम से खाओ, किचन में अभी और भी है, अगर कम पड़े तो मुझे बुला लेना। ये कहकर मैं सीधा मुड़ा और बाहर निकल गया। मेरे जाने के बाद ल्यू रुयान वहीं फ्रीज खड़ी रही। उस बाउल से उठती भाप को देखकर उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रही हो। क्या ये कोई लास्ट मील है? क्योंकि पास्ट का रिकॉर्ड यही था कि घर में जो भी अच्छा खाना होता था वो मैं अकेला खा जाता था, और उसे सिर्फ बचा कुचा खाना और पानी मिलता था। इस मोमेंट में भले ही उसकी एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन थी और उसे तेज भूख लग रही थी, पर मेरे इस अजीब बिहेवियर के कारण वो खाना खाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वो धीरे से कमरे के दरवाजे तक आई और उसने मुझे बाहर बैठे सूप पीते हुए देखा। तभी उसकी नजर किचन के दरवाजे पर टंगे उस बड़े से जंगली मुर्गे पर पड़ी। उसे समझ आ गया कि ये मैंने माउंटेन पर हंट किया है, चोरी नहीं किया। इस बात से उसे थोड़ी तसल्ली हुई और वो वापस अंदर जाकर चुपचाप वो सूप पीने लगी। बहुत टाइम बाद उसे इतना अच्छा खाना मिला था, इसलिए उसने थोड़ा ज्यादा खा लिया और उसे डकार भी आ गई। खाने के बाद जब मैं चुपचाप सारे बर्तन क्लीन करने लगा तो रुयान पूरी तरह ब्लैंक हो गई, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी कोई डोमेस्टिक काम नहीं किया था। सारा काम खत्म करके मैंने एक बड़ा बर्तन पानी का बॉईल किया और उसे कमरे में लेकर गया। रुयान, इस गर्म पानी से खुद को थोड़ा क्लीन कर लो। इतना कहकर मैंने वो बर्तन नीचे रखा और बिना उसके रिएक्शन का वेट किए मुड़कर बाहर आ गया। दरवाजे पर बैठकर मैं आसमान की तरफ देखने लगा और अपने फ्यूचर का प्लान सेट करने लगा। मुझे पैसे कमाने का कोई सॉलिड सिस्टम ढूंढना ही होगा। सर्दियां बस शुरू होने ही वाली थीं और यहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री तक चला जाता है। अगर मैंने जल्द ही नए विंटर क्लोथ्स और ब्लैंकेट्स का अरेंजमेंट नहीं किया तो रुयान और मेरी बच्ची ठंड से जम जाएंगी। तभी मैंने नोटिस किया कि अंदर पानी की आवाज आनी बंद हो गई थी। मैं पानी चेंज करने के लिए जैसे ही कमरे में एंटर हुआ, मुझे अचानक सामने देखकर रुयान बुरी तरह डर गई। उसने हड़बड़ाहट में अपने कपड़े से खुद को कवर किया और पीछे हटते हुए चिल्लाई, पास मत आना। उसका ये पैनिक रिएक्शन देखकर मुझे खुद पर और ज्यादा गुस्सा आया। मैं समझ गया था कि उसके माइंड का ये ट्रॉमा इतनी जल्दी हील नहीं होगा। मुझे अपने एक्शन से ही उसे सेफ फील कराना होगा। मैंने सॉफ्ट टोन में कहा, वाइफ डरो मत, मैं बस ये यूज्ड पानी बाहर निकालने आया हूं। मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा, प्लीज पीछे मत हटो, गिर जाओगी। मैं झुका और मैंने वो पानी का बर्तन उठाया
और चुपचाप कमरे से बाहर आ गया। रुयन ने मेरी तरफ देखा तक नहीं और मेरे जाते ही जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। मैं वापस कोर्टयार्ड में आकर बैठ गया और अपना माइंड दौड़ाने लगा कि आखिर जल्दी से जल्दी अमीर कैसे बना जाए। तभी अचानक मुझे एक पास्ट मेमोरी ने हिट किया। पिछले जन्म में कुछ आउटसाइडर्स माउंटेन पर जाने के लिए गाइड ढूंढ रहे थे और उन्होंने मुझे हायर किया था। मुझे बस उन्हें रास्ता दिखाने के पैसे मिल रहे थे, इसलिए मैं खुशी खुशी उनके साथ चला गया था। वो लोग उस घने जंगल में कुछ अजीब से प्लांट्स और हर्ब्स कलेक्ट कर रहे थे। उस टाइम मुझे लगता था कि ये सिटी वाले पागल हैं जो घास फूस जमा कर रहे हैं, पर आज मुझे उन हर्ब्स की असली वैल्यू पता थी। बिना एक सेकंड वेस्ट किए मेरा एनर्जी लेवल एकदम हाई हो गया। मैंने एक टॉर्च रेडी की, अपने टूल्स उठाए और रात के उस डार्क और डेंजरस माउंटेन की तरफ निकल पड़ा। मेरी किस्मत सच में मेरे साथ थी। वो रेयर हर्ब्स कलेक्ट करने के साथ साथ मुझे वहां एक वाइल्ड सिवेट कैट यानी गोजली का नेस्ट भी मिल गया। मैंने तुरंत उनका शिकार किया, स्किन अलग की और सब कुछ अपने मैजिकल स्टोरेज स्पेस में डाल लिया। अगली सुबह होते ही मैं अपनी बास्केट्स लेकर सीधे टाउन के मार्केट में पहुंच गया। मैंने किसी की नजर बचाकर वो गोजली का मीट और स्किन अपने स्पेस से बाहर निकाला और एक बिजी स्पॉट पर सेल करने के लिए बैठ गया। वो आइटम इतना डिमांड में था कि कुछ ही देर में सारा मीट सेल हो गया। 12 रुपए पॉकेट में डालने के बाद मैं सीधा टाउन की सबसे बड़ी ओल्ड फार्मेसी में गया। जैसे ही मैंने रात में कलेक्ट किए हुए वो रेयर हर्ब्स काउंटर पे रखे, उन मोटे ग्लासेस वाले ओल्ड मैनेजर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सूरज की रोशनी में उन हर्ब्स की क्वालिटी को बहुत ध्यान से एनालाइज किया। और फिर एक कनिंग स्माइल के साथ उसने मुझे अपना ऑफर दिया। यंग मैन, मैं तुम्हें इसका ये प्राइस दे सकता हूँ। उसका ऑफर सुनते ही मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस डार्क हो गए। वो मुझे कोई बेवकूफ विलेजर समझकर बुरी तरह स्कैम करने का प्लान कर रहा था। बिना कुछ कहे मैंने अपने हर्ब्स वापस उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। ओल्ड मैन का रिएक्शन बहुत तेज था। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और बोला, अरे यंग मैन, इतनी जल्दी क्या है? अगर प्राइस पसंद नहीं आया तो हम नेगोशिएट कर सकते हैं ना। बात करते हुए वो लगातार मेरे फेस को रीड कर रहा था। जब उसने देखा कि मेरी आंखों में एक ऐसा कॉन्फिडेंस है जो मेरे जैसे यंग लड़के में नहीं होना चाहिए, तो उसे हार माननी पड़ी। उसने एक भारी मन से अपना फाइनल ऑफर दिया, 6 ग्रेट यूनिटी नोट्स, इससे ज्यादा मैं एक पैसा नहीं दूंगा। मुझे पता था कि इस रेयर आइटम की वैल्यू मार्केट में इससे कहीं ज्यादा है, पर प्रॉब्लम यह थी कि मुझे आज के आज ही कैश चाहिए था। यहां से मेन सिटी बहुत दूर थी और आज की कोई बस भी नहीं बची थी। मेरी वाइफ और बच्ची घर पर भूखे थे। मैंने तुरंत अपना डिसीजन लिया और एक रिलैक्स टोन में बोला, डील डन। उस टाइम के हिसाब से 60 रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट था। ये किसी नॉर्मल वर्कर की 2 महीने की सैलरी के बराबर था। पैसे मिलते ही मैं सीधा घर नहीं गया। सबसे पहले मैंने कुछ ब्लैक मार्केट डीलर से राशन और मीट टिकट्स अरेंज किए। इस एरा में टिकट्स की वैल्यू कैश से भी ज्यादा थी। फिर मैंने बच्ची के लिए बेस्ट क्वालिटी का मिल्क पाउडर और ढेर सारा पोर्क खरीदा। इसके बाद मैं सीधा क्लोथिंग स्टोर गया और उस टाइम की सबसे ट्रेंडिंग ड्रेस और स्कर्ट पैक करवा ली। मुझे पता था कि मेरी रुयान उस ड्रेस में एकदम स्टनिंग लगेगी। आखिर किस लड़की को खूबसूरत दिखना पसंद नहीं होता। वापस लौटते टाइम मेरी मुलाकात एक पुराने हंटर से हुई। मैंने अपने थोड़े से राशन के बदले उसकी वो विंटेज हंटिंग राइफल भी ट्रेड कर ली। इस एरा में जहां मीट मिलना इतना मुश्किल था, एक राइफल मेरे सर्वाइवल का सबसे बेस्ट टूल साबित होने वाली थी। घर पहुंचते ही मैं सीधा किचन में घुस गया और अपनी फैमिली के लिए एक शानदार डिनर प्रिपेयर करने लगा। जैसे ही बाहर अंधेरा हुआ, लियो रुयान अपनी पीठ पर बच्ची को बांधे और हाथ में कुछ मक्के की रोटियां लिए घर लौटी। कोर्टयार्ड में एंटर करते ही उसे फ्रेश मीट की खुशबू आई। वो किचन के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और मुझे एकदम कोल्ड नजरों से देखने लगी। कल से मेरा ये बदला हुआ बिहेवियर उसे किसी हॉरर मूवी की तरह डरा रहा था। मीट देखकर उसके माइंड में पहला थॉट यही आया कि शायद मैं फिर से कोई गैम्बलिंग गेम जीत कर आया हूं। पास्ट में भी जब मैं कुछ पैसे जीतता था तो ऐसे ही ओवर एक्साइटेड हो जाता था, पर हारने के बाद मैं एक मॉन्स्टर बनकर सारा गुस्सा उसी पर निकालता था। वो पूरे दिन की मेहनत के बाद बुरी तरह एग्जॉस्ट हो चुकी थी। उसके पास मेरे इस ड्रामे को एनालाइज करने की कोई एनर्जी नहीं बची थी। वो चुपचाप अपने कमरे में गई, मक्के की रोटियां साइड में रखी और सोती हुई बच्ची को बेड पर लिटा दिया। तभी अचानक उसकी नजर उस टूटी हुई टेबल पर रखे एक एक्सपेंसिव मिल्क पाउडर के डिब्बे पर पड़ी। वो देखते ही उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। वो तेजी से भागते हुए किचन में आई और बिना कुछ सोचे सीधा मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। स्मैक। मैं अपने हाथ में वो फ्रेश मीट की प्लेट लिए हुए एकदम शॉक में रह गया। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही मैंने देखा कि लियो रुयान की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। मैंने जल्दी से वो प्लेट साइड में रखी और उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर वो तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। एक भारी आवाज में मैंने पूछा, वाइफ क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? तुम अभी रिकवरी फेज में हो, इतना स्ट्रेस मत लो। रुयान के होंठ कांपने लगे और उसने एक डेस्परेट आवाज में चिल्लाकर कहा, क्या तुम फिर से मेरी फैमिली के पास गए थे?
क्या तुमने मेरी माँ को डरा धमका कर ये पैसे लिए हैं? उसकी बात सुनते ही मुझे अपने पिछले जन्म का एक और डार्क इंसिडेंट याद आ गया, जब मैंने सच में ऐसा किया था। मुझे तुरंत समझ आ गया कि वो इतना पैनिक क्यों कर रही थी। मैंने तुरंत अपने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं रुयान, मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। पर उसे मेरी बातों पर 1% भी ट्रस्ट नहीं था। उसने रोते हुए कहा, झूठ मत बोलो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये मिल्क पाउडर खरीदने के पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? तुम्हें क्या लगता है मुझे इस पाउडर की वैल्यू नहीं पता? मैंने तुरंत जवाब दिया, ये पैसे मैंने खुद कमाए हैं। और उसे यकीन दिलाने के लिए मैंने हड़बड़ाहट में अपना हाथ अपने अंडरवियर की तरफ बढ़ाया जहां मैंने पैसे छुपा रखे थे। मेरी ये हरकत देखकर उसका गुस्सा और भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसे लगा कि इस सीरियस मोमेंट में भी मेरे माइंड में कोई डर्टी थॉट चल रहा है। उसने एक और थप्पड़ मेरे चेहरे पर दे मारा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रोऊं या हंसूं। मैंने जल्दी से उसे एक्सप्लेन किया, वाइफ, मैं वो सब नहीं सोच रहा हूं, मैं बस तुम्हें अपने पैसे दिखा रहा हूं। ये कहते ही मैंने अपने अंडरवियर से वो 50 रुपए निकाल कर सीधे उसके हाथ में रख दिए। उस भारी अमाउंट को देखते ही रुयान का पूरा सिस्टम हैंग हो गया। उसका सिर चकराने लगा और वो बैलेंस खोने लगी। मैंने उसे सपोर्ट करने के लिए हाथ बढ़ाया पर उसने मुझे जोर से पीछे धकेल दिया। उसे अब भी लग रहा था कि मैंने ये पैसे कहीं से चोरी किए हैं। उसकी आंखों में वो बढ़ता हुआ खौफ देखकर मेरा हार्ट रेट एकदम तेज हो गया। मैंने पूरे डेस्परेशन के साथ उसे समझाना शुरू किया, वाइफ, मेरी बात सुनो। बीती रात मैं माउंटेन पे गया था, वहां मुझे कुछ रेयर शीहू हर्ब्स मिल गए। मैंने उन्हें टाउन ले जाकर सेल किया, जिससे मुझे टोटल 60 रुपए मिले। 10 रुपए का मैंने राशन और सामान ले लिया और बाकी के ये 50 रुपए तुम्हारे सामने हैं। शीहू का नाम सुनते ही रुयान की आंखों में थोड़ा सा लॉजिक वापस आया। उसे पता था कि शीहू की मेडिकल वैल्यू बहुत हाई होती है, पर उसे ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। क्या सच में इस बार इसकी किस्मत अच्छी थी? क्या मैंने बिना बात के इस पर शक किया? मेरी तरफ देखते हुए वो एक गहरे कंफ्यूजन में थी। उसका ट्रस्ट जीतने के लिए मैंने तुरंत अपना दायां हाथ उठाया और प्रॉमिस करते हुए कहा, मैं कसम खाता हूं रुयान, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो भगवान मुझे अभी के अभी खत्म कर दे। मेरी आंखों में वो सच्चाई देखकर फाइनली उसने एक गहरी सांस ली। माहौल थोड़ा नॉर्मल होते ही मैंने एक हल्की स्माइल के साथ कहा, वाइफ, इन पैसों को अच्छे से छिपा कर रख लो। मैं बस अभी अपने बड़े भाई के घर थोड़ा फ्रेश मीट देकर आता हूँ। मुझे पता था कि मेरा मैजिकल स्पेस पैसों के लिए सबसे सेफ जगह थी, पर अपनी वाइफ के हाथ में अपनी सारी कमाई रखना एक रियल हस्बैंड की निशानी थी। मैंने वो प्लेट उठाई और अपने भाई के घर की तरफ निकल गया। रास्ते में मैंने हुआंग अंकल का सारा उधार भी क्लियर कर दिया। मेरे जाते ही रुयान ने तुरंत घर का दरवाजा लॉक किया। अपनी पूरी मैरिड लाइफ में उसने हमेशा मुझे पैसे छीनते हुए ही देखा था। ये लाइफ में पहली बार था जब मैंने खुद उसे इतनी बड़ी रकम ला कर दी थी। ये अमाउंट इतना बड़ा था कि अगर मैं कोई छोटा मोटा काम भी करूं तो भी हम 2-3 साल तक आराम से सरवाइव कर सकते थे। वो उस टूटे हुए कमरे में चारों तरफ देखने लगी और फाइनली उसने उस पैसे को 5 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके घर के अलग अलग कोनों में सेफली हाइड कर दिया। इन सबको फिक्स करने के बाद जैसे ही मैंने बाहर से आते हुए एक भारी कदमों की आवाज सुनी, रुयन समझ गई थी कि मैं वापस आ गया हूं। उसने दरवाजा खोला और मुझे इग्नोर करते हुए सीधा किचन की तरफ गई ताकि सोने से पहले पैर धोने के लिए थोड़ा पानी ले सके। पर किचन में एंटर करते ही उसका सिस्टम फिर से हैंग हो गया। पानी का ड्रम आधे से ज्यादा फाइन वाइट फ्लोर मैदे से भरा था, ऑयल का जार फुल था और छत से 15 किलो का एक बड़ा सा पोर्क मीट का पीस लटक रहा था। 15 किलो मीट! कौन सा नॉर्मल इंसान इतना मीट एक साथ लाता है? रुयन का माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो गया था। क्या सच में ये इंसान बदल गया है? उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। आखिर कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। अगली सुबह होते ही मैं फिर से माउंटेन की तरफ निकल पड़ा। मैं चाहता था कि सर्दी जब तक जमीन सॉफ्ट है मैं उन सारी जगहों को स्कैन कर लूं जहां मुझे शिहू हर्ब्स मिलने के चांस थे। अगर स्प्रिंग बसंत तक बात फैल गई कि मैं शिहू कलेक्ट करके पैसे कमा रहा हूं तो फिर मेरे लिए वहां से प्रॉफिट निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और मेरी किस्मत सच में कमल की थी। माउंटेन से नीचे उतरते टाइम मुझे एक बहुत ही रेयर और पुराना हीशो वू, एक कीमती चाइनीज हर्ब मिल गया। इसकी वैल्यू तो शीहू से भी कई गुना ज्यादा थी। घर लौटकर मैंने वो सारे हर्ब्स टेबल पर रख दिए। रुएन ने उस जंजर जैसे दिखने वाले हर्ब को देखा। उसने शायद इसके बारे में किसी बुक में पढ़ा था। एक गहरे कंफ्यूजन और शौक के साथ उसने पूछा, क्या ये ही शो वो है? उसकी आवाज में एक डाउट था। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरी वाइफ का नॉलेज लेवल इतना ब्रॉड होगा। गांव के ज्यादातर लोगों को तो इसकी वैल्यू का कोई आइडिया ही नहीं था, वरना माउंटेन पर इतने सारे रेयर हर्ब्स कभी बचते ही नहीं। अभी शिहू और हीशोवू की वैल्यू बहुत हाई थी। 10 साल बाद जब एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी तो ये सब आर्टिफिशियली ग्रो होने लगेंगे और इनकी रेयरनेस खत्म हो जाएगी। पर फिर भी वाइल्ड हर्ब्स की प्राइस हमेशा स्काई हाई ही रहती है, क्योंकि असली वाइल्ड हर्ब्स मार्केट में इजीली नहीं मिलते। मैंने अपनी बत्ती से दिखाते हुए एक बड़ी सी स्माइल दी और बोला, बिल्कुल सही, ये ही शो वो ही है। कल मैं तुम्हें और बच्ची को टाउन लेकर चलूंगा, थोड़ा घूमेंगे
और इन आइटम्स को फार्मेसी में सेल भी कर देंगे। टाउन जाने की बात सुनते ही रोयन की बॉडी अचानक फ्रीज हो गई। उसे मेरी वो पुरानी धमकी याद आ गई जब मैंने कहा था कि मैं बच्ची को टाउन के एक कपल को सेल कर दूंगा जिन्हें बच्चे नहीं हुए थे। उसके अंदर का वो डर अभी भी जिंदा था। तुरंत डिफेंस मोड में आते हुए उसने मना कर दिया, बच्ची अभी बहुत छोटी है, हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे, तुम जल्दी से हाथ धो लो और खाना खा लो। मैंने तुरंत नोटिस कर लिया कि रुयान का मूड ऑफ हो गया था। मेरा प्लान तो बस उसे टाउन घुमाने और कुछ विंटर क्लोथ्स दिलाने का था, पर वो फिर से अलर्ट हो गई थी। साफ था कि उसे लग रहा था मैं फिर से बच्ची को सेल करने का कोई डार्क प्लान बना रहा हूँ। मेरे पिछले जन्म के वो घटिया एक्शंस इतनी जल्दी उसके माइंड से इरेज नहीं होने वाले थे। मुझे उसे टाइम देना ही होगा। मैंने चुपचाप मुंह धोया और रूम में आकर बैठ गया। तभी मेरी नजर टेबल पर रखे खाने पर पड़ी। एक प्लेट में गोल्डन फ्राइड एग्स थे और एक छोटी सी प्लेट में सुबह का जवा थोड़ा सा मीट। क्या उसने लंच में कोई सब्जी नहीं बनाई? अगर वो ऐसे ही खुद को भूखा मारती रही तो वो कभी रिकवर नहीं हो पाएगी। मुझे जल्दी से जल्दी और पैसे कमाने होंगे ताकि उसे फाइनेंशियली और मेंटली एक सिक्योरिटी फील हो सके। वाइफ, ये एग्स कहाँ से आए? मैंने पूछा। रुयन ने नजरें झुकाए हुए मुझे मैदे के सूप का एक बाउल दिया और बोली, तुम्हारे जाने के बाद मेरी माँ आई थी, वही देकर गई। उसने अपनी माँ के डिवोर्स वाले टॉपिक का एक वर्ड भी मेंशन नहीं किया। मुझे तो ये सोचकर ही भयानक एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी कि मैंने अपनी सास से भी शराब के लिए पैसे छीने थे। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैंने उससे पूछा तक नहीं कि सास आखिर क्यों आई थी। मेरे माइंड में बस एक ही प्लान चल रहा था। कल इन हर्ब्स को सेल करने के बाद सबसे पहले मुझे सास से लिए हुए पैसे रिफंड करने हैं। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर अपनी वाइफ को पास खींचा और उसे कुर्सी पर बिठा दिया। जल्दी खा लो, ये कहकर मैंने उसे एक व्हाइट ब्रेड मैदे की रोटी दी और खुद कॉर्नमील मक्के की रोटी का बड़ा सा टुकड़ा खाने लगा। रुयान ने वो रोटी ली और धीरे धीरे खाने लगी। वो बीच बीच में चोरी छुपे मुझे देख रही थी। वो सोच रही थी अगर ये इंसान हमेशा ऐसा ही रहे तो कितना अच्छा हो। पर तभी बाहर से किसी ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। अरे फोर्थ ब्रदर, हम 3 लोग रेडी हैं, बस तुम्हारी कमी है, जल्दी आओ, शराब और ताश तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये आवाज सुनते ही रुयान का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरने लगी। उसे पक्का यकीन हो गया था कि मैं फिर से उनके साथ गया। ये आवाज सुनकर मैं एक सेकंड के लिए शॉक में आ गया। फिर मुझे याद आया कि ये लोग कौन है। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी और जैसे ही ऊपर देखा, अपनी वाइफ का वो पीला और डरा हुआ चेहरा देखकर मेरा दिल टूट गया। मैं तुरंत खड़ा हुआ और उसे अपने गले से लगा लिया। वाइफ, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मेरी बाहों में आते ही रुयन की पतली और गोरी उंगलियों ने मेरी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। उसके होंठ कांप रहे थे। तुम फिर से उनके साथ ताश खेलने और शराब पीने जा रहे हो? उसकी बात सुनकर मुझे फाइनली समझ आया कि वो इतना पैनिक क्यों कर रही थी। उसे डर था कि मैं अपने पुराने एडिक्शन में वापस जा रहा हूँ। मैंने अपनी आवाज को एकदम डीप और सॉफ्ट करते हुए उसे रिलैक्स करने की कोशिश की। डरो मत, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं अभी जाकर उन सबको भगाता हूँ। आज के बाद मैं कभी उन लूजर्स के साथ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मेरी बाहों में सिर रखे हुए रुयान ने मुझे डाउटफुल नजरों से देखा और पूछा, क्या सच में तुम नहीं जाओगे? इसके बाद मैं सीधा कोर्टयार्ड के दरवाजे पर गया। वहां एयर ल्यूजी नाम का एक लड़का एक बहुत ही स्लीजी स्माइल के साथ खड़ा था। फोर्थ ब्रदर, ये तो गलत बात है। भाभी अभी अभी डिलीवरी से उठी हैं और तुम उन्हें बेड से उतरने ही नहीं दे रहे। कितने दिन हो गए यार, तुम हमारे साथ एक ड्रिंक के लिए भी नहीं आए? उसकी इस बकवास को सुनते ही मेरी आंखों में एक भयानक गुस्सा और मर्डरस इंटेंट आ गया। अब से मुझसे बात करते टाइम अपनी जुबान साफ रखा, वरना अपना ये गंदा मुंह हमेशा के लिए बंद कर ले। बाकी के 2 लड़के जो पहले हंस रहे थे, मेरा ये डार्क एक्सप्रेशन देखकर तुरंत शांत हो गए। माहौल को लाइट करने के लिए उनमें से एक बोला, अरे फोर्थ ब्रदर, तुम तो जानते हो इसका मुंह ही ऐसा है। बात को सीरियसली मत लो, चलो हम सब ड्रिंक पर चलते हैं। उसने जैसे ही मेरे कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, मैंने उसका हाथ झटक दिया और बाकी दोनों को एक ठंडी नजर से घूरा। अगर तुम्हें ड्रिंकिंग या गैम्बलिंग करनी है तो आज के बाद कभी मेरे दरवाजे पर मत आना। मेरा ये डेडली एटीट्यूड देखकर वो तीनों ऐसे डर गए जैसे कोई भूत देख लिया हो। उनका सारा कॉन्फिडेंस जीरो हो गया। पर वो एयर ल्यूजी अभी भी अपनी वो घटिया स्माइल दिए जा रहा था। बिना मौत का डर रखे उसने फिर से कमेंट किया, क्या बात है फोर्थ ब्रदर, भाभी ने सच में तुम्हें बेड से नहीं उतरने दिया क्या? अब जब वो रिकवर हो गई हैं तो क्या हम भाइयों को भी एक चांस, इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाता? मैंने पूरी पावर के साथ उसे एक जोरदार किक मारी। वो हवा में उड़ता हुआ सीधा पीठ के बल जमीन पर गिरा और दर्द से कराहने लगा। अगर अगली बार तेरे इस गंदे मुंह से ऐसा कुछ भी निकला तो मैं तेरी तीसरी टांग भी तोड़ दूंगा। ये बोलते हुए मैंने अपने पैर से उस पर और प्रेशर डाल दिया। जमीन पर पड़ा एरल्यूजी दर्द से तड़पते हुए चिल्लाने लगा है, दर्द हो रहा है। पास खड़े बाकी दोनों लड़के इस सीन देखकर इतने शॉक में थे कि उनके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा था। मेरे पूरे शरीर से एक डार्क एनर्जी निकल रही थी जो रात के अंधेरे में किसी डेमन जैसी लग रही थी। किसी की भी मुझे रोकने की हिम्मत नहीं हुई।
मुझे बस एक ही डर था, कहीं मेरी वाइफ बाहर ना आ जाए। अगर उसने मेरा ये वायलेंट रूप देख लिया तो वो फिर से डर जाएगी और मेरी सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। मैंने अपना पैर पीछे लिया और जमीन पर पड़े एयर ल्यूजी को घूरते हुए बोला, गेट लॉस्ट। वो दोनों लड़के तुरंत आगे आए। उन्होंने एयर ल्यूजी को उठाया और हड़बड़ाहट में बोले, फोर्थ ब्रदर, हम अभी जा रहे हैं। उनके जाते ही मैंने अपनी उस डार्क एनर्जी को कंट्रोल किया और वापस घर के अंदर आ गया। मेरे बाहर जाने के बाद से ही रुयान कमरे में बैठी हुई बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रही थी। उसे लग रहा था कि हर एक सेकंड काटना मुश्किल हो रहा है। जब मैं काफी देर तक वापस नहीं आया तो उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, पर तभी उसे मेरे कदमों की आवाज सुनाई दी। उसकी आंखें तुरंत दरवाजे की तरफ फिक्स हो गईं। कुछ ही पल में रियान की उन डेड और उदास आंखों में एक नई चमक आ गई। मैं सच में उन लूजर्स के साथ गैम्बलिंग के लिए ही गया था। वो अभी शॉक में ही थी कि मैं उसके पीछे आ गया। मैंने अपनी बाहों से उसे कवर किया और उसकी गोरी चीक्स पर एक किस किया। क्या हुआ? अपने हस्बैंड को भूल गई क्या? मैं बस थोड़ा बाहर गया था और तुम मुझे मिस करने लगी। रुयन अभी भी सिचुएशन को प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में वापस आ गया हूं। उसने बिना सोचे ही पूछ लिया, क्या तुम सच में अब उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे? मैंने मुंह में रखा ब्रेड का टुकड़ा जल्दी से निकला और बोला, रिपोर्टिंग टू माई वाइफ। मैंने उन सबसे अपने सारे कनेक्शन कट कर दिए हैं। मैं अब कभी उनके साथ हैंग आउट नहीं करूंगा। चलो जल्दी से खाना खत्म करो, रात में हमें बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। रुयान ने मेरी आधी बात सुनी और आधी इग्नोर कर दी। उसने बस सिर हिलाया और धीरे धीरे अपना खाना खाने लगी। खाते टाइम वो बार बार चोरी छुपे मुझे देख रही थी। मैं खाना बहुत स्पीड से खा रहा था, पर मेरा स्टाइल बिल्कुल भी मेसी नहीं था। मेरे शार्प और हैंडसम फेस के साथ वो सब कुछ एक मूवी सीन जैसा लग रहा था। जब उसने मुझसे शादी की थी तो उसका एक रीजन मेरी अट्रैक्टिव लुक्स भी थी। वो मेरे इसी आउटर अपीयरेंस से इंप्रेस हो गई थी और बिना कुछ सोचे मुझ जैसे लूजर से शादी कर ली थी। मैंने नोटिस किया कि वो मुझे देखकर ब्लैंक हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके इस छोटे से माइंड में अब क्या चल रहा है। मैंने स्माइल करते हुए उसे टीज किया, वाइफ जल्दी खाना खत्म करो, बाद में बेड पर तुम मुझे आराम से देख सकती हो। मेरी इस फ्लर्टी बात से वो तुरंत रियलिटी में वापस आई। उसने मुझे एक एंग्री लुक दिया और शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लिया और फिर से अपना फोकस खाने पर लगा दिया। पर मैं लगातार उसे ही घूर रहा था और उसे देखकर मेरा प्यार और बढ़ रहा था। इस एरा में जहां रिसोर्सेज इतने लिमिटेड थे, खाने को अच्छा फूड नहीं था और कोई कॉस्मेटिक्स भी नहीं थे, फिर भी उसकी स्किन एकदम ग्लोइंग और फ्लॉलेस थी। वो मेरे पिछले जन्म की कई टॉप एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी मेरी नजर उसके हाथों पर पड़ी। उसके जॉइंट्स रेड हो रहे थे। मैंने तुरंत उसका वो पतला सा हाथ पकड़ा और अपने सामने कर लिया। मुझे बाहर सूख रहे कपड़े याद आ गए। मैंने डिसाइड कर लिया कि कल जब मैं टाउन में अपने हर्ब सेल करूंगा तो ब्लैक मार्केट से एक वॉशिंग मशीन का टिकट अरेंज करूंगा। इस टाइम में ज्यादातर लोगों को तो वॉशिंग मशीन के बारे में पता भी नहीं था और कोई इसके लिए पैसे भी खर्च नहीं करना चाहता था। पर वॉशिंग मशीन आने के बाद मेरी वाइफ को कपड़े हाथों से रगड़ रगड़ कर नहीं धोने पड़ेंगे। मेरी इस इंटेंस नजरों से रुयान को बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। उसने तुरंत अपना हाथ खींचा और कोई बहाना बनाकर वहां से चली गई। अगली सुबह मैं जल्दी ही टाउन के लिए निकल पड़ा। रास्ते में पहले से ही बहुत सारे लोग थे। इस एरा में अगर किसी के पास एक क्लासिक बाइसिकल 28 इंच फ्रेम वाली होती थी तो वो बहुत रिच माना जाता था, इसलिए ज्यादातर लोग पैदल ही ट्रेवल करते थे। मैं अपनी हाई स्पीड से चलकर टाउन पहुंचा और वहां से मेन सिटी जाने वाली फर्स्ट बस पकड़ ली। उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत वीक था। कई लोग तो अपनी पूरी लाइफ में अपना टाउन भी क्रॉस नहीं करते थे। बस की विंडो से बाहर का नजारा देखते हुए मेरा माइंड बस एक ही बात कैलकुलेट कर रहा था, अगले 2 साल में मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है ताकि फ्यूचर के लिए मेरे पास एक सॉलिड कैपिटल रेडी रहे। कुछ ही देर में वो पुरानी बस झटके खाते हुए मेन सिटी पहुंच गई। इस सिटी में अब कुछ 3 व्हीलर्स ऑटो और रेयर 4 व्हीलर्स कारें भी दिखने लगी थी। मैं अपनी पास्ट मेमोरी को यूज करते हुए सीधे उस बड़ी चाइनीज फार्मेसी में पहुंच गया। उस थोड़े से प्राउड एटीट्यूड वाले मिडिल एज मैनेजर ने मेरे आइटम्स को देखा। पहले उसने मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया और फिर वो शीहू उठाकर बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करने लगा। उसे देखते ही समझ आ गया कि ये एक टॉप क्वालिटी वाइल्ड शीहू है। इसकी एक एक रूट बिल्कुल परफेक्ट थी। वो अंदर से बहुत हैरान था, ये यंग लड़का इतने फ्रेश और हाई क्वालिटी हर्ब्स कहाँ से लेकर आया है। उसने बहुत ही केयरफुली उस शीहू को काउंटर पर रखा और मेरी तरफ देखते हुए पूछा कि मुझे इसका क्या प्राइस चाहिए। जब उसने मुझे खुद प्राइस कोट करने को कहा तो मैंने भी बिना किसी हेजिटेशन के सीधा एक बड़ा नंबर बोल दिया। मुझे पता था कि वो पक्का नेगोशिएट करेगा और हुआ भी वही। जैसे ही उसने मेरा प्राइस सुना, उसे समझ आ गया कि मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं जिसे वो इजीली स्कैम कर सके। उसने तुरंत मुझे पीछे के प्राइवेट रूम में इनवाइट किया। वहां लगभग 1 घंटे तक हमारी डिबेट चली और फाइनली मैंने अपने दोनों शीहू, वो रेयर ही शोवू और बाकी सारे आइटम्स उसे सेल कर दिए। मेरे पास वो मैजिकल स्पेस था,
इसलिए मुझे इन हर्ब्स को ड्राई या प्रिजर्व करने की टेंशन नहीं थी, वरना इतने दिनों में ये सब सड़कर खराब हो जाते। इस पूरी डील के दौरान मेरा और उस फार्मेसी ओनर का एक अच्छा कनेक्शन बन गया। उस ओनर का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था। सिटी के कई बड़े लोग उसके पास हाई क्वालिटी आइटम्स के लिए आते थे, इसलिए उसके पास इतना कैपिटल था कि उसने मेरे सारे रेयर आइटम्स एक ही बार में परचेज कर लिए। 30 ग्रेट यूनिटी नोट्स, एक बहुत बड़ा अमाउंट अपनी पॉकेट में रखकर मैं फार्मेसी से बाहर आया और सीधा स्टेट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ गया। मेरा प्लान था रुयान के लिए एक वॉशिंग मशीन खरीदना, पर जब मैंने वहां के सेल्स पर्सन से पूछा तो मेरा सिस्टम क्रैश हो गया। मेरी मेमोरी मुझे धोखा दे गई थी। इस एरा में वॉशिंग मशीन सिर्फ होटल्स और लॉन्ड्री शॉप्स के लिए होती थी। डोमेस्टिक यूज के लिए अभी वो मार्केट में आई ही नहीं थी। चाइना की पहली डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन 1978 में बनी थी, जो अभी मैन्युफैक्चर भी नहीं हुई थी। पर लकीली वो ब्लैक मार्केट डीलर मुझे एक बहुत बड़ा कस्टमर समझकर फुल वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा था। जब उसे पता चला कि मुझे आज ही एक फ्रिज अपने गांव लेकर जाना है, तो उसने अपने एक जान पहचान वाले ट्रैक्टर ड्राइवर को बुला लिया। सिर्फ 5 रुपए में वो मेरा सारा सामान सीधा मेरे घर के दरवाजे तक ड्रॉप करने के लिए रेडी हो गया। मैंने तुरंत डील डन कर दी। डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने अपनी वाइफ के लिए एक थिक रेड स्वेटर खरीदा और बच्ची के लिए बहुत सारे ब्रांड न्यू कपड़े। जो भी मेरे माइंड में आया मैंने सब कुछ परचेज कर लिया, इतना कि वो ट्रैक्टर आधा भर गया था। वो ट्रैक्टर ड्राइवर मुझे देखकर शॉक में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि फटे पुराने कपड़े पहनने वाले इस यंग लड़के के पास इतना कैपिटल है कि वो एक साथ इतनी शॉपिंग कर सके। जब मेरी सारी परचेसिंग खत्म हुई तब तक दोपहर हो चुकी थी। मैं उस ट्रैक्टर पर बैठ गया। रास्ते बहुत खराब थे तो मुझे पूरे टाइम उस फ्रिज को पकड़ कर रखना पड़ा। उसी टाइम मेरे घर पर जब रुयान सुबह उठी तो उसने देखा कि बच्ची उसके पास सो रही है, पर मैं गायब हूं। दोपहर के टाइम गांव का लीडर वांग शुआनजू एक बहुत ही यंग और ब्यूटीफुल लड़की को लेकर मेरे घर पहुंचा। अरे, फोर्थ ब्रदर की वाइफ, ये ली त्यान त्यान है, सिटी से आई हुई एक एजुकेटेड यूथ। अब से ये तुम्हारे घर पर ही रहेगी। अपने हस्बैंड को बोल देना कि इसके रहने के लिए एक रूम खाली कर दे। ये सुनकर रुयान पूरी तरह पैनिक कर गई। हमारे घर में अचानक से एक नई लड़की? इन 3 छोटे से मिट्टी के कमरों में हम सब कैसे मैनेज करेंगे? एक कमरे में हम दोनों रहते हैं, बीच वाला मेन रूम डाइनिंग के लिए है और तीसरे रूम में सारा कबाड़ और एक्स्ट्रा सामान रखा है। वहां इसके रहने की जगह कहाँ है? लीडर साहब, वो अभी घर पे नहीं है, मैं इस बारे में कोई डिसीजन नहीं ले सकती। वांग शुआनजू के चेहरे पर एक इरिटेशन आ गई। उसने रुयान की बात को इग्नोर करते हुए अपना हाथ हिलाया, उस सिटी गर्ल को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और वहां से सीधा निकल गया। अगर मैंने उसे वो मीट का पीस नहीं दिया होता तो वो इतनी ब्यूटीफुल और यंग लड़की को मेरे घर क्यों भेजता? इस बार सिटी से टोटल 25 एजुकेटेड यूथ्स गांव में आए थे, जिनमें ज्यादातर यंग लड़के थे, और उसमें ये इकलौती डेलिकेट और ब्यूटीफुल लड़की हमारे घर असाइन कर दी। लीडर का लॉजिक सिंपल था, हम एक यंग कपल हैं तो हमारे घर एक यंग लड़की को रखना ज्यादा सेफ है बजाय किसी यंग लड़के के। और उसे ये भी टेंशन नहीं थी कि कोई दूसरा लड़का मेरी वाइफ पे गंदी नजर डालेगा। लीडर के जाने के बाद ली त्यान अपने कैनवास बैग को पकड़े हुए वहां खड़ी रही। उसने उन 3 टूटे फूटे मिट्टी के कमरे को देखा और अंदर ही अंदर डरने लगी। उसे समझ आ गया कि उसकी लाइफ बाकी यूथ से बहुत ज्यादा डार्क और टफ होने वाली है। होंगमे नाम की लड़की को जिस फैमिली में भेजा गया था वो काफी रिच लग रहे थे। वो एक मिडिल एज कपल था जिनके 3 बच्चे थे और वो सब बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। रास्ते में आते टाइम ली त्यान ने सुना था कि जिस फैमिली में उसे भेजा जा रहा है उसका हस्बैंड एक नंबर का लूजर है, जो गैम्बलिंग करता है, शराब पीता है और अपनी वाइफ को पीटता है। और वो फैमिली इतनी गरीब है कि उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। यहाँ आने से पहले उसे लग रहा था कि लोग शायद थोड़ा एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, पर अब इस घर की हालत देखकर उसे यकीन हो गया था कि उन्होंने कुछ भी फेक नहीं बोला था। इस घर की ओनर रुयान ने बहुत ही पुराने और मिसफिट कपड़े पहने हुए थे, पर फिर भी वो हद से ज्यादा ब्यूटीफुल थी। रुयान ने नोटिस कर लिया कि वो लड़की उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। रुयान ने पहले अपने पैच लगे हुए पुराने कपड़ों को देखा और फिर उस लड़की को जिसने एक बहुत ही ट्रेंडी स्कर्ट, व्हाइट सॉक्स और लेदर शूज पहने हुए थे। वो सच में बहुत ग्लैमरस लग रही थी। रुयान ने उसके उस जजिंग लुक को इग्नोर करते हुए कहा, तुम बैठ जाओ, वो रूम उसमें बहुत सारा कबाड़ भरा है। जब मेरे हस्बैंड वापस आएंगे तभी हम वो रूम तुम्हारे लिए क्लियर कर पाएंगे। इतना कहकर वो रूम में गई और एक थर्मस लेकर आई ताकि उस गेस्ट को पानी सर्व कर सके। ली त्यान थोड़ी ऑकवर्ड फील कर रही थी। उसने बस नोट किया और कोर्टयार्ड में रखे एक स्टूल पर बैठ गई। उसने रुयान की तरफ देखकर एक फेक स्माइल दी। उसके माइंड में बस एक ही प्लान चल रहा था, मुझे किसी भी तरह वो रिटर्न टू सिटी लेटर हासिल करना होगा। वो एक दिन भी इस डंपयार्ड में नहीं रुकना चाहती थी, स्पेशली एक ऐसे घर में जहां का ओनर एक क्रिमिनल और लूजर हो। उसे अब बहुत केयरफुल रहना होगा ताकि वो लूजर उस पर कोई गंदी नजर ना डाल सके। रुयान ने सोचा था कि वो लंच में कुछ सिंपल सा बना लेगी, पर अब घर में एक नई गेस्ट आ गई थी।
तो उसे कुछ अच्छा बनाना ही पड़ेगा। उसने अपनी स्लीव्स रोल की और कुकिंग की प्रिपरेशन शुरू कर दी। लित्यांतिन को लगा कि अगर वो यहाँ फ्री में रहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसने अपने हाथ धोए और हेल्प करने के लिए किचन में गई। भाभी, क्या मैं फायरवुड लकड़ियां जला दूं? पर जैसे ही उसने किचन में एंटर किया, वो शॉक में फ्रीज हो गई। वो टूटा फूटा सा किचन अंदर से बहुत नीट और क्लीन था, और सबसे बड़ा शौक, छत से मीट का एक बहुत बड़ा पीस लटक रहा था। इसने कहा था कि ये फैमिली इतनी गरीब है कि इनके पास खाने को कुछ नहीं है। जिस घर में राशन नहीं होता वो इतना बड़ा मीट कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? रुयान अपना आटा गूंथने में बिजी थी। ली तियान की आवाज सुनकर उसने बिना देखे कहा, तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। अगर तुम फ्री हो तो बाहर जाकर मेरी बच्ची का ध्यान रख लो। ली तियान ने नोट किया और किचन से बाहर आ गई। वो उस छोटे से बेड के पास गई और उस बच्ची को देखा। वो बच्ची बहुत ही क्यूट और डॉल जैसी लग रही थी, बस थोड़ी सी कमजोर थी। वो झुकी और उस बच्ची के साथ खेलने लगी। उसके माइंड में एक कंफ्यूजन था, ये ओनर रुयान तो मेरी ही एज की लग रही है, इतनी फेयर और ब्यूटीफुल है, फिर उसने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? और उसकी एक बच्ची भी है। अगर इसकी लुक्स इतनी अच्छी हैं तो इसे तो कोई रिच और वेल सेटल्ड हस्बैंड मिल सकता था। फिर इसने ऐसे लूजर से शादी क्यों की? क्या उस आदमी ने इसे फोर्स किया था, या किसी मजबूरी में इसने शादी की थी? ये सब सोचकर ली त्यान को और ज्यादा डर लगने लगा। उसे अब इस घर में एक सेकंड भी नहीं रुकना था। वो सोच रही थी कि क्या वो वापस विलेज लीडर के पास जाकर अपनी लोकेशन चेंज करवा सकती है। किचन में रुयान बिजी थी और बाहर बैठी वो सिटी गर्ल अपनी ही माइंड में एक पूरी सस्पेंस थ्रिलर मूवी डायरेक्ट कर रही थी। दोपहर के लगभग 4 बजे वो ट्रैक्टर जोरदार शोर करता हुआ गांव में एंटर हुआ और सीधा मेरे बताए हुए डायरेक्शन पर आकर मेरे दरवाजे पर रुक गया। कोर्टयार्ड में बैठकर मक्का छील रही रुयान ने जैसे ही बाहर ट्रैक्टर की आवाज सुनी, उसने तुरंत अपना काम छोड़ा। वो जल्दी से खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ आई, और उसी टाइम उसने मुझे उस ट्रैक्टर से जंप करते हुए देखा। उसका माइंड फिर से कंफ्यूज हो गया, ये शोर मचाने वाले ट्रैक्टर पर बैठकर क्यों वापस आया है? इससे पहले कि रुयान मुझसे कुछ पूछ पाती, ट्रैक्टर ड्राइवर ने जोर से चिल्लाकर कहा, यंग मैन, तुम्हारे पास तो बहुत सारा सामान है, क्या तुम्हारे घर में इन सब के लिए स्पेस है? ये बोलते हुए वो ट्रैक्टर के पीछे गया। उसने पूरी पावर लगाकर उस भारी फ्रिज को किनारे तक खिसकाया। मैं तुरंत आ गया और उस फ्रिज को अपने कंधों पर उठा लिया। मैंने ड्राइवर को देखकर एक बड़ी सी स्माइल दी और बोला, टेंशन मत लो, फ्यूचर में हमारे पास बहुत स्पेस होगा। ये पूरा सीन देखकर पास खड़ी रियान पूरी तरह शॉक में थी। उसने एकदम ब्लैंक फेस के साथ पूछा, क्या ये सब तुमने खरीदा है? इतनी सारी चीजें और एक फ्रिज भी, इसमें तो बहुत पैसे और टिकट्स लगे होंगे। रियान की वो खूबसूरत और गोरी शक्ल देखकर मुझे समझ आ गया था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो पैसों को लेकर टेंशन में थी। मैं उसके पास गया और प्यार से उसके गाल को छुआ। मेरे लिए ये पैसे कुछ भी नहीं थे। मैं तो बस ये चाहता था कि मेरी वाइफ अब से एक अच्छी और लग्जरी लाइफ जिए, अच्छा खाए, अच्छे कपड़े पहने, और उसे कभी कोई तकलीफ न उठानी पड़े। मैंने उसके कान के पास झुककर धीरे से फुसफुसाया, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, अभी तुम साइड में खड़ी हो जाओ, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। मैं पहले सारा सामान उतार लूं। मेरी बात सुनकर रुयान चुपचाप साइड में खिसक गई, पर जब उसने ट्रैक्टर से सामान को पहाड़ की तरह नीचे उतरते हुए देखा तो उसका दिल धक धक करने लगा। अगर उसे पता होता कि मैं इतना सारा सामान खरीदने वाला हूं तो वो भी बच्ची को लेकर मेरे साथ सिटी चली जाती। इतने सारे पैसे खर्च कर दिए, इसे बिल्कुल भी पैसे बचाना नहीं आता। सिर्फ इस एक फ्रिज के लिए कितने पैसे लगे होंगे, कितना खर्चीला इंसान है। रुयन अपने मन में बड़बड़ा रही थी। उसी समय कोने में खड़ी ली तियान बच्ची को गोद में लिए हुए मुझे घूर रही थी। यही वो इंसान है जिसे पूरा गांव एक गुंडा और लूजर कहता है। मैंने तो सोचा था कि ये देखने में भी बहुत भद्दा और बदसूरत होगा, पर ये तो किसी मूवी स्टार से भी ज्यादा हैंडसम है। उसने अपनी पूरी लाइफ में इतना गुड लुकिंग इंसान नहीं देखा था। मुझे देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। अबली त्यान को समझ में आ रहा था कि रुयन जैसी खूबसूरत औरत ने इतनी कम उम्र में इस गरीब घर में शादी क्यों कर ली थी। जब सारा सामान ट्रैक्टर से उतर गया तो मैंने अपनी पॉकेट से 5 रुपए निकाले और ट्रैक्टर ड्राइवर को दे दिए। उस ड्राइवर ने खुशी खुशी पैसे लिए और मुझे बाय बोलकर अपना ट्रैक्टर लेकर वहां से निकल गया। मैंने सामान को कोर्टयार्ड के अंदर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि घर में एक और अजनबी औरत मौजूद है। रियन सारा सामान अरेंज करने में बिजी थी और ये तियान बच्ची को गोद में लिए उन नए कपड़ों को लालच भरी नजरों से देख रही थी। वो लेडीज स्वेटर सिटी का सबसे लेटेस्ट डिजाइन था। जब वो सिटी से यहाँ आ रही थी तो वो भी ऐसा ही एक स्वेटर खरीदना चाहती थी, पर उसकी कीमत 10 रुपए से भी ज्यादा थी और उसकी फैमिली ने उसे खरीदने के लिए मना कर दिया था। और ऊपर से रेयान का हस्बैंड, मैं उसका कितना ध्यान रख रहा था। सामान उठाते टाइम उसने रेयान को कुछ भी उठाने नहीं दिया। ये सब देखकर ली तियान के दिल में बहुत जलन होने लगी। जब मैं सारा सामान अंदर लेकर आया तो फाइनली मेरी नजर उस अजनबी और खूबसूरत औरत पर पड़ी जो मेरी बच्ची को गोद में लिए खड़ी थी। मैंने तुरंत अपनी नजरें हटाई और कंफ्यूजन के साथ रियान की तरफ देखा। रियान, क्या ये तुम्हारी कोई दोस्त है? रियान अपने काम में बिजी थी
मेरी बात सुनकर उसने जवाब दिया, अरे ये ली टियानचैन है, सिटी से आई हुई एक यूथ। गांव के लीडर ने इसे हमारे घर पर कुछ दिन रुकने के लिए भेजा है। तुम बताओ, क्या हम वेस्ट वाले रूम को साफ करके इसके रहने का जुगाड़ कर दें? उसकी आवाज में एक हिचकिचाहट थी। वो जानती थी कि घर के डिसीजन मैं लेता हूं, इसलिए वो मुझसे पूछे बिना कुछ भी कंफर्म नहीं करना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं मैं फिर से गुस्सा ना हो जाऊं। घर में किसी आउटसाइडर के रुकने की बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक इरिटेशन आ गई। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई अजनबी आकर मेरी और मेरी वाइफ की शांति खराब करे। पर जब मैंने रुयन की उन उम्मीद भरी नजरों को देखा तो मैं उसे मना नहीं कर पाया। मुझे लगा कि अगर मैंने मना किया तो शायद वो फिर से मुझसे डरने लगेगी। मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप रुयान को अंदर वाले कमरे में ले गया। वहां पहुंचकर मैंने अपने इनर पॉकेट से वो सारे पैसे निकाले जो मैंने हर्ब्स बेचकर कमाए थे और सीधे रुयान के हाथ में रख दिए। उन सारे नए ग्रेट यूनिटी नोट्स को देखकर रुयान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या सच में वो दो शीहू और एक ही शॉ इतने महंगे बिके? इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद भी इतने सारे पैसे बच गए? जब मैंने उससे कहा कि मैं एक नया घर बनाना चाहता हूं तो उसने घबराकर तुरंत वो सारे पैसे छुपा दिए। मेरी उन एक्साइटेड नजरों को इग्नोर करते हुए वो गहरी सोच में पड़ गई। रुयान सोच रही थी कि अगर हम नया घर न बनाएं तो इन 2 बार कमाए हुए पैसों से हम तीनों कई सालों तक आराम से जी सकते हैं, पर अगर हमने घर बनाया तो ये पैसे कम पड़ जाएंगे और हमें फिर से उधार लेना पड़ेगा। पिछले 2 सालों में उसकी फैमिली और भाई ने उनकी बहुत फाइनेंशियल हेल्प की थी। अब उनके भी अपने बच्चे थे तो रुयान उनसे और पैसे मांगने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? वो अभी इन ख्यालों में खोई हुई थी कि मैं उसके माइंड को पढ़ गया। मैं अचानक आगे बढ़कर उसके गोरे और सॉफ्ट गालों पर एक किस कर दिया। बस करो वाइफ, पैसों की टेंशन तुम मुझ पर छोड़ दो। गाल पर अचानक हुए उस वार्म टच से रुयान का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने मुझे एक प्यारी सी गुस्से वाली लुक दी और बोली, क्या कर रहे हो? बाहर कोई है? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? पर मेरी स्किन अब बहुत मोटी हो चुकी थी, मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। मैं बस हंसते हुए अपनी खूबसूरत वाइफ को देखता रहा। तभी रुयन ने धीरे से याद दिलाया कि बाहर कोई हमारा वेट कर रहा है। मैं तुरंत सीरियस हुआ और धीरे धीरे चलकर कोर्टयार्ड में आ गया। बाहर आकर मैंने देखा कि वो सिटी गर्ल ली टियानटियान अभी भी वहीं खड़ी है। उसने अपना लोकेशन चेंज करवाने का प्लान ड्रॉप कर दिया था। इस घर का ओनर वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा गांव के लोग बता रहे थे। अभी जब रुयान सामान सेट कर रही थी तो ली टियानटियान ने एक चीज बहुत ध्यान से नोटिस की थी। मैंने घर का सारा सामान खरीदा था, बच्ची के लिए कपड़े लिए थे और रुयान के लिए भी, पर मैंने खुद के लिए एक भी चीज नहीं ली थी। जो इंसान अपनी वाइफ के लिए इतना सोच सकता है वो पक्का एक बहुत केयरिंग और अच्छा इंसान होगा। सिटी से शॉपिंग करके आने वाले ज्यादातर आदमी हमेशा सबसे पहले खुद के लिए चीजें लेते हैं, पर यह इंसान बिल्कुल अलग था। लिटियांटियन अपने ख्यालों में खोई हुई थी और मैं वापस जाकर रुयान को पीछे से गले लगा चुका था। मैंने अपनी ठुड्डी रुयान के शोल्डर पे रखी और बहुत प्यार से पूछा, मैंने जो नए कपड़े तुम्हारे लिए खरीदे हैं तुमने वो ट्राई क्यों नहीं किए? क्या तुम्हें डिजाइन पसंद नहीं आया या फिर साइज में कोई प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें वो अच्छे नहीं लगे तो हम किसी और दिन जाकर चेंज कर लेंगे। मेरी चौड़ी और मजबूत चेस्ट से टिककर रुयान की हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। उसने शर्माते हुए अपनी गर्दन थोड़ी झुकाई और बोली, मुझे बहुत पसंद आए हैं पर प्लीज आइंदा से मेरे लिए और कपड़े मत खरीदना। मैं तो पूरा दिन घर में ही रहती हूँ, इतने अच्छे कपड़ों का मैं क्या करूंगी? उसकी बात सुनकर मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया और अपनी थाइस पर बैठा लिया। रियान अचानक हुए इस एक्शन से बहुत डर गई और उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। उसने गुस्से में अपने छोटे छोटे मुक्कों से मेरी चेस्ट पर 2 बार मारा। फिर उसने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा और उसे डर था कि बाहर खड़ी ली त्यान ने हमारी बातें सुन ली होंगी। बस करो, घर में कोई और भी है, मुझे नीचे उतारो। रियान मेरे गले से आजाद होने की कोशिश कर रही थी पर मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया और उसके गाल पर एक और किस किया। बस थोड़ी देर और ऐसे ही रहने दो। घर में एक गेस्ट होने की वजह से रुयान की बॉडी एकदम स्टिफ हो गई थी। वो बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश कर रही थी और इस मूवमेंट को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पा रही थी, पर वो मेरे इस प्यार भरे टच को रिजेक्ट भी नहीं करना चाहती थी। काफी देर बाद रुयान का चेहरा अभी भी लाल था। जब वो फाइनली रूम से बाहर आई उसने ली तियान की तरफ देखकर कहा, तुम्हें आज रात थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। वेस्ट वाले रूम में बहुत सारा सामान है, तुम्हारे भैया शायद आज उसे पूरा खाली ना कर पाए। ली तियान ने रुयान का वो लाल चेहरा देखा, उसे तुरंत समझ आ गया कि अंदर हम दोनों के बीच क्या चल रहा था। उसका अपना चेहरा भी शर्म से लाल होने लगा और उसने अपनी नजरें झुका ली। कोई बात नहीं, भाभी भैया को ज्यादा तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। रियान ने स्माइल करते हुए कहा, तकलीफ की कोई बात नहीं है, बस तुम हमारे इस गरीब घर को बुरा मत मानना। ली तियान को वेस्ट रूम में शिफ्ट करने का डिसीजन लेने के बाद मुझे लगा कि इसका एक फायदा भी है। जब मैं माउंटेन पर हंटिंग और शिव कलेक्ट करने जाऊंगा तो कम से कम रुयान के पास बात करने के लिए कोई तो होगा। शाम ढलने तक मैंने फाइनली उस रूम को साफ कर दिया।
वहां बहुत टाइम से कोई नहीं रहा था तो वहां काफी धूल थी। मैंने लकड़ी के कुछ तख्तों से एक छोटा सा बेड तैयार कर लिया। मैंने उसे हिलाकर चेक किया। ये इतना मजबूत था कि कोई आसानी से इस पर सो सकता था। फाइनली मैंने अपनी वाइफ का दिया हुआ टास्क पूरा कर लिया था। जब रुयन ने मुझे पसीने से भीगा हुआ देखा तो उसने तुरंत मुझे टॉवल दिया, जल्दी से अपना पसीना पोंछ लो। तभी ली तियान तियान भी उस रूम से बाहर आई और हम दोनों की नजरें मिली। हम दोनों ने एक दूसरे को स्माइल दी और बिना कुछ बोले अपने अपने काम में लग गए। कुछ मिनटों बाद रुयन ने डिनर रेडी कर लिया। मैंने साफ कपड़े पहने और रुयन के पास वाले स्टूल पर आकर बैठ गया। और तभी मेरी नजर खाने पर पड़ी। सुबह के बनाए हुए अंडे वैसे के वैसे ही रखे थे और मीट के जो 8 पीस थे उनमें से एक भी कम नहीं हुआ था। मेरे माथे पर सिलवटें आ गईं और मैंने रुयान को देखकर थोड़ा रूड टोन में पूछा, क्या तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? मेरी इंटेंशन सिर्फ उसे डांटने की नहीं थी, मैं बस उसके लिए बहुत फिक्रमंद था। पर मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी आवाज बहुत कड़क और डरावनी हो गई थी। मुझे क्या पता था कि रुयान अभी भी एक गहरे डर में जी रही थी। उसने जैसे ही अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और मेरा वो गुस्से वाला चेहरा देखा, उसके दिल में एक भयानक खौफ पैदा हो गया। उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे और चॉपस्टिक्स जमीन पर गिर गई। क्लैट इतनी जल्दी इसकी असलियत सामने आ गई। मुझे लगा था कि इस बार ये थोड़ा ज्यादा टाइम तक अच्छा बर्ताव करेगा, पर ये तो बहुत जल्दी अपनी पुरानी औकात पर आ गया। रुयान ने मुझसे नजरें चुराई। उसके दिमाग में वो सारे डरावने इंसिडेंट्स वापस घूमने लगे। उसने गहरी सांस ली और कांपती हुई आवाज में बोली, मैंने आधा ब्रेड और 2 अंडे खाए थे। उसकी आवाज शांत थी, पर उसके सफेद और कांपते हुए हाथ जो उसकी शर्ट को कसकर पकड़े हुए थे उसका सारा डर बयां कर रहे थे। चॉपस्टिक्स गिरने की आवाज से मैं रियलिटी में वापस आया। मैंने रुयान को ध्यान से देखा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उनमें आंसू भरे हुए थे। मेरा दिल जोर से धड़का और मैं बुरी तरह पैनिक कर गया। मैं तो बस ये सोच रहा था कि उसने सारा अच्छा खाना मेरे लिए बचा कर रखा है। मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि वो मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि उसे गले लगाकर रिलैक्स कर सकूं, पर जैसे ही मेरा हाथ उसके पास गया वो तुरंत पीछे हट गई। मैं और भी ज्यादा डर गया और बहुत ही डेस्परेट होकर उसे एक्सप्लेन करने लगा, वाइफ मैं सच में बस थोड़ा फिक्रमंद था। मेरा इंटेंशन तुम्हें डराने का बिल्कुल नहीं था। अगर घर में वो आउटसाइडर नहीं होती तो मैं पक्का रुयान के सामने घुटनों पर बैठ जाता। मेरी वो सॉफ्ट और रिक्वेस्टिंग आवाज सुनकर रुयान के अंदर दबा हुआ सारा डर और दर्द बाहर आ गया। उसके आंसू मोतियों की तरह गिरने लगे। वो सच में बहुत डर गई थी। उसे लगा था कि मैं फिर से वो वायलेंट मॉन्स्टर बन गया हूं जो बात बात पर उसे पीटता था। अपनी वाइफ को इस तरह रोता देख मेरा दिल टूट गया। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और तेजी से ईस्ट रूम की तरफ चला गया। बाहर बैठी ली टियंतियन जो अभी बस खाना शुरू करने वाली थी पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। ये अभी अचानक से क्या हुआ, उसे कुछ भी समझ नहीं आया और अब वो पूरे कोर्टयार्ड में बिल्कुल अकेली बैठी थी। रूम के अंदर जाकर मैंने बहुत ही सॉफ्ट आवाज में माफी मांगी, वाइफ आई एम सॉरी, मेरी ही गलती है। मुझे लगा कि तुमने जानबूझकर खाना नहीं खाया ताकि सब कुछ मेरे लिए बच जाए, इसीलिए मैं थोड़ा हाइपर हो गया। मैं पूरा दिन बाहर रहता हूँ तो तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाता और इसी टेंशन में मेरी आवाज थोड़ी लाउड हो गई। मेरा एक्सप्लेनेशन सुनकर रुयान का दिल थोड़ा रिलैक्स हुआ और उसे समझ आ गया कि मैं सच में उसकी फिक्र कर रहा था। बाहर बैठी ली टियानचियन एक हाथ से अपना चेहरा पकड़े हुए सोच रही थी कि अंदर क्या चल रहा है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर जाकर चेक करे, तो वो बस वहीं बैठकर वेट करने लगी। काफी देर बाद कमरे से कुछ आवाजें आईं और फिर हम दोनों बाहर आ गए। ली तियान ने नोटिस किया कि रुयान की आंखों के किनारे अभी भी गीले थे, मतलब मैंने उसे मना लिया था। जब रुयान ने देखा कि ली तियान उसे घूर रही है तो उसका चेहरा शर्म से और लाल हो गया। हम तीनों खाने के लिए बैठे। रुयान ने एक जोड़ी चॉपस्टिक्स ली तियान को दी, खाना शुरू करो, और फिर उसने एक जोड़ी मुझे दी। मैंने खाना शुरू किया और पूरे टाइम ली तियान की तरफ एक बार भी नहीं देखा। रुयान ने एक वाइट ब्रेड ली तियान को दी और कहा, खा लो, फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, इसे अपना ही घर समझो। ली तियान ने ब्रेड ली और धीरे से एक बाइट लिया। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि ये फैमिली आखिर गरीब है या अमीर। अगर ये गरीब हैं तो ये फाइन वाइट ब्रेड, फ्राइड एग्स और मीट खा रहे हैं। ऐसा खाना तो सिटी के अमीर घरों में भी मुश्किल से मिलता है। पर अगर ये अमीर हैं तो ये 3 टूटे फूटे मिट्टी के कमरों में रहते हैं। आज खरीदे हुए फ्रिज को छोड़कर घर में कोई ढंग का फर्नीचर नहीं है। यहाँ तक कि जिस बेड पर वो सो रही है वो भी बस कुछ लकड़ी के तख्तों से बना है। खाना खत्म होने के बाद मैंने रुयान लिए गर्म पानी तैयार किया। उसे लगा शायद वो ओवरथिंक कर रही है, पर अगले ही पल उसे एक आदमी की गंदी आवाज सुनाई दी, मेरी प्यारी रुयान, क्या तुम नहा रही हो? यह आवाज सुनते ही रुयान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और पूरी ताकत से चिल्लाई, जाओ जेंगो, कोई है बचाओ। मैं बाहर अपनी पैंट सेट कर रहा था कि अचानक मुझे रुयान की चीख सुनाई दी। मैं तेजी से अंदर गया और रुयान सीधा मेरी बाहों में आ गिरी। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, क्या हुआ? रुयान ने मुझे और कसकर पकड़ा। उसकी बॉडी बुरी तरह कांप रही थी। घर के पीछे कोई था। उसकी बात सुनते ही मेरी आंखों में एक भयानक और डार्क गुस्सा आ गया।
मैंने कोर्टयार्ड की दीवार के बाहर देखा और मुझे एक परछाई तेजी से भागती हुई दिखाई दी। मेरी आंखों में एक जानलेवा इंटेंट था। मैंने अपनी नजरें वापस लीं और रुयान को देखा। उसने सिर्फ अपनी नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। मैंने उसे गोद में उठाया और वापस बेड पर लेटा दिया। रूम से बाहर आते ही मैंने वेस्ट रूम के दरवाजे पर खड़ी ली टियान को इंस्ट्रक्शन दिया, तुम यहीं रुको और रुयान का ध्यान रखो, मैं भी आता हूँ। बिना कुछ और बोले मैं अपने लंबे कदमों से कोर्टयार्ड के बाहर निकल गया। मेरी डार्क परछाई रात के अंधेरे में गायब हो गई। गांव के इस साइड में रहने वाले एयरलाइजी वो गुंडा के घर के पास पड़ोसियों को एयरलाइजी की भयानक चीखें सुनाई दे रही थी। साथ ही कुछ भारी मुक्कों की आवाजें आ रही थीं। पड़ोसी डर के मारे कांप रहे थे। सबको पता था कि मैं एक बहुत ही खतरनाक और वायलेंट इंसान हूं और मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा था कि कोई मुझसे पंगा नहीं लेना चाहता था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एयरलाइजी ने ऐसा क्या किया जो मैं उसे इतनी बुरी तरह पीट रहा हूं। ऐसा लग रहा था कि आज मैं उसे जान से मार ही दूंगा। फोर्थ ब्रदर, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस उस सिटी से आई हुई लड़की ली तियान को देखने गया था। मैंने सच में कुछ नहीं देखा। उसकी बकवास सुनकर मैंने सीधा उसके जबड़े पर एक जोरदार पंच मारा और उसका जबड़ा डिसलोकेट कर दिया। क्या बकवास कर रहा है? तू वहां मीट देखने गया था। क्या तुझे मीट खाना है? हाँ नहीं, फोर्थ ब्रदर, मैं गलत था। मुझे माफ कर दो। एयरलाइजी के पास अब उठकर माफी मांगने की ताकत भी नहीं बची थी। उसे सच में लग रहा था कि आज उसकी जान चली जाएगी। एक मोमेंट के लिए मेरे माइंड में आया कि मैं इसे हमेशा के लिए अपाहिज कर दूं, पर रुयान और अपनी बच्ची का चेहरा याद आते ही मैंने अपने मुक्कों की ताकत थोड़ी कम कर दी। घर पर बेड पर लेटी हुई रुयान को टाइम का कोई आइडिया नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे कोर्टयार्ड से पानी गिरने की आवाज आई और वो समझ गई कि मैं वापस आ गया हूं और नहा रहा हूं। लगभग 15 मिनट बाद दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। अंधेरे में मैंने सोचा कि रुयान सो गई है। जैसे ही मैं बेड पर चढ़ने लगा, रुयान की आवाज आई, तुम आ गए। उसने तुरंत लाइट ऑन कर दी। मैंने अपना मोशन रोका और उसे देखा। वो अपना सिर अपने एक हाथ पर टिकाए हुए लेटी थी। उसके काले बाल उसके गोरे कंधों पर फैले हुए थे। उसने सिर्फ एक पतली सी स्लीवलेस टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे। उसकी गोरी और लंबी टांगे पूरी तरह एक्सपोज थीं। इस हॉट सीन को देखकर मेरी आंखों में एक इंटेंस डिजायर आ गई। मैं उसके पास गया और उसके एकदम करीब लेट गया। फिर मैंने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी। अंधेरे में मैंने रुयान को अपनी बाहों में लिया। उसकी पतली कमर पर हाथ रखा और प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, अब सब ठीक है वाइफ, डरो मत। उसकी आधी बॉडी मेरे ऊपर थी और मैं उसके इस सॉफ्ट टच से खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अंधेरे में उसकी बॉडी से आने वाली वो स्वीट सी खुशबू मुझे और क्रेजी कर रही थी। मैंने अपना थ्रोट क्लियर किया और एक डीप भारी आवाज में कहा, सब ठीक है, अब सो जाओ। जब तक मैं वापस नहीं आया था वो सो नहीं पा रही थी। उसे डर था कि कहीं मैं गुस्से में उस आदमी को जान से न मार दूं और गांव के लोग फिर से हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें न बनाने लगे। वो बहुत डरी हुई थी, इसीलिए वो एक बिल्ली के बच्चे की तरह मेरी बाहों में छिपी हुई थी। मेरे मजबूत सीने पर सिर रखकर मेरी हार्ट बीट सुनते हुए फाइनली उसका रोना बंद हो गया। वो जोर से रो भी नहीं पा रही थी। उसे डर था कि बच्ची की नींद न खुल जाए। अपनी वाइफ की ये हालत देखकर मुझे लगा कि मैंने उस एयरलाइजी को बहुत कम पीटा है। मुझे लगा था कि मेरे डर से गांव का कोई भी आदमी मेरी वाइफ की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेगा। पर किसी में इतनी हिम्मत कैसे आ गई? खैर, आज के बाद गांव का कोई भी इंसान ऐसी घटिया हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरे चेहरे पर थकान देखकर रियान सोचने लगी कि मैं पूरा दिन शीहो ढूंढने में मेहनत करता हूँ, फिर उसे बेचकर जो पैसे आते हैं वो मुझे दे देता है और अब मुझे प्रोटेक्ट भी कर रहा है। उसे फाइनली यकीन हो गया था कि मैं सच में बदल गया हूँ। अंधेरे में रोते रोते रुयान फाइनली सो गई। उसकी एक जैसी सांसों की आवाज सुनकर मुझे भी रिलैक्स फील हुआ। अगली सुबह रियान गहरी नींद में थी जब उसे बाहर से बहुत शोर शराबा सुनाई दिया। कोर्टयार्ड के बाहर जॉ की वाइफ काम करने वाले लोगों को मीठा पानी सर्व कर रही थी। उस टाइम शुगर भी एक बहुत रेयर आइटम था जिसे लोग आसानी से यूज नहीं करते थे। वहां खड़ी एक गॉसिप करने वाली औरत साओ फुंगजे ने मीठा पानी पिया और जाओ की वाइफ के पास आकर धीरे से पूछा, भाभी, कल रात मुझे तुम्हारे फोर्थ ब्रदर के घर से रुयान की चिल्लाने की आवाज आई थी, क्या कुछ हुआ था? जाओ की वाइफ ने पानी का जग नीचे रखा और उस गॉसिप करने वाली औरत को देखा। अरे, तुम्हारा घर तो यहाँ से 2 मील दूर है, तुम्हें कैसे सुनाई दिया? क्या तुम रात को फ्री होकर यंग कपल्स के घरों के बाहर उनकी बातें सुनने जाती हो? मैं इतनी भी फ्री नहीं हूं। क्या तुम लोगों के बेडरूम के बाहर कान लगाकर उनकी बातें सुनती हो? साओ फोंगजे ने एक फेक स्माइल दी और कुछ नहीं बोली। कल रात उसे खबर मिली थी कि मैंने गांव के ईस्ट साइड रहने वाले एयरलाइजी को इतनी बुरी तरह पीटा है कि वो आधा मर चुका है और उसकी एक टांग भी टूट गई है। और साथ ही मेरे घर आई हुई वो सिटी गर्ल भी बहुत नखरे कर रही थी। तो उसने अपने दिमाग में एक थ्योरी बना ली थी, पक्का उस सिटी गर्ल ने मेरे फोर्थ ब्रदर साथ कोई अफेयर किया होगा। वो ये मनगढ़ंत कहानी पूरे गांव में फैलाने के लिए बेताब थी। जाओ की वाइफ को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था।
काओ फंगजे असल में जाओ के सबसे बड़े मामा के दूसरे बेटे की वाइफ थी। वो दिखने में तो सुंदर थी, पर उसका नेचर बहुत ही घटिया था। वो हमेशा दूसरों की बुराई करती थी और बिना सोचे कुछ भी बोल देती थी। जाओ की वाइफ ने बाकी लोगों को पानी दिया और फिर मेरे पास आकर धीरे से बोली, तुम जाकर वॉन्चिंग रुयन को देख लो। वो तो सुबह जल्दी। मुझे याद आया कि जब मैं सुबह उठा था तो वो सो रही थी और अभी सुबह के 10 बज रहे थे। मुझे थोड़ी टेंशन हुई। मैंने जल्दी से हाथ धोए और अपने लंबे कदमों से घर के मेन रूम की तरफ गया। दरवाजा खोला और अंदर जाकर उसे बंद कर दिया। फिर मैंने बेडरूम का पर्दा हटाया और अंदर गया। बेड पर लेटी हुई मेरी खूबसूरत वाइफ को देखकर मेरी सांसें अटक गईं। उसने बहुत ही छोटे कपड़े पहने हुए थे। शॉर्ट्स इतने छोटे थे कि उसकी गोरी और सॉफ्ट थाइज साफ दिख रही थीं। दरवाजा खुलने की आवाज से रुयान की आंख खुल गई। मैंने तुरंत आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। मेरा एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरा उसके हिप्स पर। मेरी सांसों में उसके सॉफ्ट और खुशबूदार शरीर की महक भर गई। मैंने उसके कान के पास अपनी आवाज को थोड़ा डीप करते हुए कहा, उठ गई? चलो जल्दी से कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। मेरी आवाज में एक अजीब सा नशा था। रुयन ने देखा कि कमरे के पर्दे अभी भी बंद थे और बाहर से बहुत शोर आ रहा था। उसने कंफ्यूज होकर पूछा, बाहर इतना शोर क्यों है? कोर्टयार्ड में क्या हो रहा है? मैंने मुश्किल से अपने गले को साफ किया। मैं उस नरम एहसास को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था जो मेरी चेस्ट पर था। मैंने स्माइल करते हुए कहा, तुम अभी बाहर मत आना, तो फिर मुझे छोड़ो ना, रुयान ने कहा। पर मैंने उसे छोड़ने के बजाय और भी कसकर पकड़ लिया और एक फ्लर्टी स्माइल के साथ बोला, पहले मुझे किस करो फिर छोड़ूंगा। क्या बचपना है? छोड़ो मुझे, बाहर इतने सारे लोग हैं। रुयान ने मुझे दूर धकेलने की कोशिश की। इसमें बचपना क्या है? तुम मेरी वाइफ हो। अगर तुम मुझे किस भी नहीं कर सकती तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैंने एक फेक उदास आवाज में कहा। रियान कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी पर उसने कुछ नहीं बोला और चुपचाप आगे आकर मेरे गाल पर एक हल्का सा किस कर दिया। लो हो गया, अब मुझे छोड़ो। मेरे गाल पर उसका वो सॉफ्ट टच महसूस होते ही मेरी आंखों में एक चमक आ गई। मैंने खुशी से उसका वो छोटा सा चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और उसके होठों पर एक इंटेंस किस कर दिया। अगले ही पल रियन की सांसों में एक गर्म और पैशनेट एहसास भर गया। मेरी काली आंखें हल्की सी कांपी जब मैं उसके उन नरम और गर्म होठों को महसूस किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे करंट लग गया हो। मैंने उसकी पतली कमर को और कसकर पकड़ लिया। मेरा बस चलता तो मैं उस सॉफ्ट बॉडी को अपने अंदर ही समा लेता। क्या कर रहे हो? क्या तुम थकते नहीं हो? रुयान ने मुझे हल्का सा धक्का देते हुए कहा। मेरी आंखों में एक गहरा रंग आ गया और मैंने एक रिलैक्स टोन में कहा, मैं तो बस अपना प्यार दिखा रहा था। रुयान ने अपनी आईब्रो उठाई और बोली, मुझे कमरे में बैठे बैठे बहुत बोरियत हो रही है। क्या मैं बाहर आकर कुछ हेल्प कर दूं? मैंने बिना सोचे तुरंत मना कर दिया, अगर तुम बोर हो रही हो तो मैं भाभी को अंदर भेज दूंगा, वो तुमसे बातें करेंगी। मेरी बात सुनकर रुयान को समझ आ गया कि मैं उसे बाहर नहीं आने दूंगा। जब मैं कमरे से बाहर गया तो वो बोर होकर वापस बच्ची के साथ खेलने लगी। बाहर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, इसलिए उसी दिन शाम 4 बजे तक दीवार पूरी बन गई। 2 मीटर ऊंची दीवार और उसके ऊपर मैंने बहुत सारे टूटे हुए कांच के टुकड़े लगवा दिए। अब कोई बिना सीढ़ी के 2 मीटर ऊंची दीवार कूदने का सोच भी नहीं सकता था और अगर वो कांच पर चढ़ा तो उसका बुरा हाल होना तय था। गांव में घर बनाने से पहले दीवार बनाने वाला मैं पहला इंसान था। तुम्हें पता है, कल रात जब मैं वॉशरूम गई थी तो मैंने उसे लाइजी को रियोन के कमरे से चुपके से बाहर आते हुए देखा। काओफंगजे ने एक गंदी स्माइल के साथ कहा, मुझे तो लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। क्या सच में? जेंग नोंगशा ने शौक में कहा, अगर ये सच है तो रुयन तो बहुत ही कैरेक्टरलेस औरत है। वो दोनों औरतें आंखें मटकाते हुए कानाफूसी कर रही थी और रियान के बारे में बहुत ही चीप बातें कर रही थी। मैं उन दोनों को दूर से घूर रहा था और उनकी एक एक बात मेरे कानों तक पहुंच गई। ये दोनों औरतें सच में बहुत घटिया हैं। मेरे माँ ने इन दोनों चुड़ैलों से शादी कैसे कर ली? वो यहाँ हेल्प करने नहीं आई थी, बस फ्री का मीठा पानी पीने आई थी। मैंने नोटिस किया था कि चाओ फोंगजे एक बड़ा सा मग लेकर आई थी और उसकी पॉकेट भी फुल थी। पक्का उसने काम करने वालों के लिए रखे हुए स्नैक्स चुराए होंगे। कल रात मैंने एयर लाइजी को तो सब सिखा दिया, पर इन दोनों चुड़ैलों को भी एक ही बार में ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा कि ये दोबारा अपना गंदा मुंह न खोलें। रात का डिनर करने के बाद मैं सीधे अपने मामा वांग दशान के घर की तरफ निकल पड़ा। मेरे मामा और उनके दोनों बेटे अभी भी एक ही घर में रहते थे। जब मैं वहां पहुंचा तो वो सब डिनर कर रहे थे। मुझे इस टाइम वहां देखकर सब शॉक हो गए। जिंगू, तुमने खाना खा लिया? मामा ने पूछा। मैंने बस सिर हिलाया और उनकी वाइफ लिऊ शूचिंग को इग्नोर करते हुए सीधे साओ फोंगजे की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मैंने उसका बाल पकड़ा और उसे जोर से खींचा। मेरी इस हरकत से सब फ्रीज हो गए। जब साओ फोंगजे दर्द से चिल्लाई तब जाकर सबको होश आया। उसका हस्बैंड वोंग ही तुरंत खड़ा हुआ और चिल्लाया, जंगो, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने एक कोल्ड स्माइल दी, मैं पागल नहीं हुआ हूं, अपनी इस वाइफ से पूछो कि ये क्या कर रही है।
साओ फोंगजे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने उसकी बातें इतनी जल्दी कैसे सुन ली और मैं इतनी जल्दी एक्शन लेने यहाँ कैसे आ गया। मैंने सबको बताया कि चाओ फोंगजे गांव में रियान के बारे में कैसी गंदी अफवाहें फैला रही है। ये सुनकर मामा और मामी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। ये कोई बहू नहीं, ये तो हमारे घर के लिए एक श्राप है। मामी ने गुस्से से कहा, मैंने पहले ही अपने बेटे को समझाया था कि इस औरत से दूर रहे, पर ये तो दूसरों की फैमिलीज बर्बाद करने पर तुली हुई है। काओ फोंगजे अपने मन में मुझे गालियां दे रही थी, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी जांग होंगशा खड़ी हुई और बोली, अरे यहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। जिंगो, पहले तुम इसका बाल छोड़ो, आखिर ये तुम्हारी भाभी है। मैंने जांग होंगशा को एक घूरती हुई नजर दी और चिल्लाया, तू भी कोई दूध की धूली नहीं है। अपना मुंह बंद रख और चुपचाप बैठ जा। जांग होंगशा डर कर बैठ गई। उसने अपने हस्बैंड वांग योंग को देखा, पर वो चुप था। वो इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। मैंने अपना हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ चाओ फोंगजे के मुंह पर दे मारा। मैंने तुझे अपना गंदा मुंह बंद रखने को कहा था ना, आज मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। साओ फोंगजी को इतना जोरदार थप्पड़ पड़ा कि वो ब्लैंक हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं उसे इस तरह पीटूंगा, और सबसे बड़ी बात, उसके घर का कोई भी इंसान मुझे रोक नहीं रहा था। मैंने उसे लगातार 6 थप्पड़ मारे और फिर छोड़ दिया। साओ फोंगजे चक्कर खाकर अपने हस्बैंड पर गिरी, पर उसने भी उसे गुस्से में पीछे धकेल दिया। मामा ने उसे घूरते हुए कहा, तू इसी लायक है, तुझे पीटना ही चाहिए। मामी ने भी उसे खूब डांटा, तेरे दिमाग में क्या कचरा भरा है? तू जेंगो और उसकी वाइफ की खुशी क्यों नहीं देख सकती? तू गांव में ऐसी गंदी बातें फैला रही है ताकि उनका डिवोर्स हो जाए। जब किसी ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया तो साओ फोंगजे को समझ आ गया कि उसके पास झूठ बोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने हंसते हुए कहा, तूने वो बातें नहीं बोली तो क्या तू कसम खा सकती है? अगर तू झूठ बोल रही है तो तेरी पूरी फैमिली मर जाएगी। तेरे माँ बाप तड़प तड़प कर मरेंगे और तेरे बच्चे भी। साओ फोंगजे ने जैसे चालाक इंसान के सामने बहुत कमजोर थी। मेरे इन 2 सेंटेंसेस ने ही उसका मुंह बंद कर दिया। वो अंदर से डर गई और कुछ भी नहीं बोल पाई। सबको समझ आ गया था कि सच क्या है। मैंने वहां खड़े सबको देखा और एक वार्निंग टोन में कहा, आज मैं बात क्लियर कर रहा हूं। अगर आज के बाद मुझे गांव में मेरे या मेरी वाइफ के खिलाफ कोई भी अफवाह सुनाई दी तो मैं किसी भी रिश्ते की परवाह नहीं करूंगा। अगर मैंने किसी को मार भी दिया तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इतना बोलकर मैंने साओ फोंगजे को 2 जोरदार किक्स मारी। वांग ही, उसका हस्बैंड, भी आगे आया और अपनी वाइफ को बुरी तरह पीटने लगा। साओ फोंगजे का चेहरा सूज गया था। वो रो रोकर माफी मांग रही थी, पर कोई भी उसे बचाने नहीं आया। जब मैं वहां से नहीं गया तो सबको समझ आ गया कि मेरा गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। जो भी मुझे, बस करो वांग हे। अगर इसे ज्यादा चोट लग गई तो हॉस्पिटल का बिल भी हमें ही भरना पड़ेगा। वांग हे ने अपना उठा हुआ हाथ एक जोरदार थप्पड़ के साथ क्याओ फोंगजे के चेहरे पर दे मारा, जिससे उसके होठों से खून निकलने लगा। मैंने एक कोल्ड स्माइल दी। मैंने तुझे वार्निंग दी थी ना, अगर तूने अगली बार फिर से बकवास की तो मैं तेरा मुंह हमेशा के लिए सिल दूंगा। ये वार्निंग देकर मैं वहां से निकल गया। घर में सिर्फ साओ फोंगजी के रोने की आवाज गूंज रही थी। इन दोनों चुड़ैलों को सबक सिखाने के बाद मैं बहुत खुश और रिलैक्स्ड फील कर रहा था। मैं खुशी खुशी अपनी वाइफ के पास वापस घर आ गया। मेरे जाने के बाद मामा ने मामी को इशारा किया कि वो अपनी बहुओं को किचन में ले जाकर काम करवाए। मामा ने अपनी पाइप टेबल पे मारी और अपने दोनों बेटों को घूरते हुए बोले, वांग ही, वांग योंग, अपनी अपनी औरतों को कंट्रोल में रखो। अगर गांव में मेरे भांजे के बारे में कोई भी अफवाह उड़ी तो मैं तुम दोनों को भी नहीं बचाऊंगा। फोर्थ ब्रदर जेनरू पहले भी खतरनाक था और अब वो थोड़ा सुधर गया है, पर मुझे लगता है वो पहले से भी ज्यादा वायलेंट और खूंखार हो गया है। वांग ही और वांग योंग सिर झुकाए हुए खड़े थे। उनकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। पुराने लकड़ी के दरवाजे के खुलने की आवाज आई। काओ फोंगजे ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी शादी को कुछ ही महीने हुए थे और वो अभी प्रेग्नेंट भी नहीं थी। उसके सास ससुर और हस्बैंड ने उसे पिटता हुआ देखा, पर किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। ये सब आखिर कैसे इंसान है? वैंग ही कमरे में आया और बिना कुछ बोले बेड पे बैठ गया। उसका माइंड बहुत डिस्टर्ब था। ये जेंगू कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। पिताजी ने सही कहा कि उससे दूर ही रहना चाहिए, पर वांग हे अपनी इस खूबसूरत वाइफ को भी छोड़ना नहीं चाहता था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, पर कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद साओ फोंगजे उठी और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मेरी ही गलती थी। वांग ही शौक में था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी इगोइस्टिक वाइफ कभी माफी भी मांगेगी। आज के बाद मैं शांति से तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं घर से बाहर भी नहीं निकलूंगी। वांग ही ने उसे कुछ देर तक घूरा और फिर कमरे से बाहर चला गया। काओ फोंगजे ने उसकी तरफ देखा और कंफ्यूज हो गई। शायद मुझे खुद ही कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आज की ये पिटाई वेस्ट नहीं जानी चाहिए। अगली सुबह रियन ने रात का गूथा हुआ आटा लिया। उसने आटे में थोड़ा फाइन आटा, नमक और मसाले मिक्स किए, फिर गरम तेल डालकर एक बढ़िया सा ऑयल पेस्ट तैयार किया। रियान ने उस आटे को 5 छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड किया, उन पर तेल लगाया और उन्हें ओवल शेप में बेल लिया। फिर उसने ऑयल पेस्ट और स्प्रिंग अनियंस डालकर उन्हें रोल किया और एक पैन में फ्राई होने के लिए डाल दिया। जब वो गोल्डन ब्राउन हो गए तो वो सर्व करने के लिए रेडी थे।
रुयान एक छोटा सा पीस टेस्ट करने ही वाली थी कि पीछे से मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। वो बुरी तरह डर गई। मेरी हाइट बहुत ज्यादा थी, तो मुझे रुयान को पूरी तरह हक करने के लिए थोड़ा झुकना पड़ा। मेरी ठुड्डी उसके शोल्डर पर रेस्ट कर रही थी। हम दोनों की बॉडीज एक दूसरे से चिपकी हुई थीं और मैं उसे अपनी गर्माहट फील करा रहा था। रुयान कुकिंग में इतनी बिजी थी कि मेरे अचानक गले लगाने से वो सच में कांप गई। पर जब उसे मेरी वो जानी पहचानी खुशबू आई तो वो रिलैक्स हो गई। उसने पलट कर देखा, मेरी नजरें उसके हाथ में रखे हुए उस स्नैक पर थीं। उसने स्माइल करते हुए वो स्नैक सीधा मेरे मुंह में डाल दिया। कैसा बना है? बहुत टेस्टी है। मैंने एक बहुत ही रियल स्माइल दी। वाइफ, तुम्हें मेरे लिए इतनी सुबह उठकर कुकिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम बच्ची के साथ आराम से सोया करो। बोलते बोलते मेरी आवाज इतनी सॉफ्ट हो गई कि एंड में कुछ सुनाई ही नहीं दिया। तुम माउंटेन पर हंटिंग करने जाते हो, वहां सुबह बहुत ठंड होती है, तो कुछ गर्म खाना ही अच्छा है। रुयान ने कुछ दिन पहले नोटिस किया था कि मैं सुबह उठकर बस थोड़ा सा पानी और सूखा खाना लेकर निकल जाता था, इसीलिए वो मेरे लिए कुछ अच्छा बना चाहती थी। नाश्ता करने के बाद मैंने अपने बड़े बूट्स पहने, रुयान को बाय बोला, एक बास्केट ली, 3 ब्रेड्स रखे, पानी की बोतल ली और माउंटेन की तरफ निकल पड़ा। अपनी मेमोरी को यूज करते हुए मुझे लगभग 2 घंटे लगे और मैं फाइनली उस जगह पहुंच गया जहां मैंने वो शिहू देखा था। मैंने अपने टूल्स निकाले और काम शुरू कर दिया। दोपहर तक मैंने वहां के सारे शिहू कलेक्ट कर लिए थे। मैं वहीं बैठा, अपनी ब्रेड खाई, पानी पिया और फिर मैंने सोचा कि अभी तो बहुत टाइम है, क्यों ना आसपास थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए। शायद कोई और रेयर हर्ब मिल जाए। और मेरी किस्मत सच में बहुत अच्छी थी। मैंने दूर कुछ लाल लाल रंग के मशरूम्स देखे। नहीं, वो कोई नॉर्मल मशरूम्स नहीं थे। वो 4 अलग अलग साइज के बहुत ही रेयर लिंग्जी मशरूम्स थे। मुझे लगा कि आज माउंटेन पर आना सच में सक्सेसफुल रहा। मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि इस माउंटेन पर इतने सारे ट्रेजर्स छुपे हैं। मैंने अपनी बास्केट नीचे रखी, कुछ पत्तियां तोड़ी और उन्हें बास्केट में बिछा दिया। फिर मैंने बहुत ही केयरफुली उन लिंग्जी मशरूम्स को कट किया और बास्केट में रख दिया। उनके ऊपर मैंने घास की एक और लेयर डाल दी। जब मैं वापस लौटने वाला था तभी मेरी नजर एक छोटे से बिल होल पर पड़ी। उस बिल के बाहर कुछ ताजी मिट्टी और पंजों के निशान थे। ये निशान एक बैजर बैजर एक जंगली जानवर के लग रहे थे। बैजर का मीट बहुत टेस्टी होता है और रुयान की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और इसके फैट से बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन्स बनती हैं। पर बैजर बहुत चालाक जानवर होते हैं, इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। मैंने डिसाइड किया कि मैं धुएं स्मोक का यूज करके इसे बाहर निकालूंगा। मैंने अपने स्पेस इन्वेंट्री में चेक किया। लकीली मेरे पास थोड़े ड्राई चिलीज, सूखी लाल मिर्च पड़े थे। अब मुझे नीचे जाने की जरूरत नहीं थी। मैंने बहुत ही केयरफुली वो सूखी लाल मिर्च और कुछ लकड़ियां उस बिल के मुहाने पर रखी और आग लगा दी। धुआं तेजी से बिल के अंदर जाने लगा। वो धुआं बहुत ही तीखा और घुटन भरा था। मैं साइड में छुपकर वेट करने लगा। जैसे ही बैजर को धुआं फील होगा वो पक्का बाहर भागने की कोशिश करेगा और मैंने बिल के बाहर अपना नेट जाल सेट कर दिया था। ये एक गैम्बल था क्योंकि बैजर बहुत स्मार्ट होते हैं और वो अपने बिल में कई सारे एग्जिट्स बनाते हैं। मैंने एक बार डिस्कवरी चैनल पर देखा था कि बैजर्स के एक बिल में एवरेज 62 एग्जिट्स होते हैं और कुछ में तो 130 से भी ज्यादा। टाइम धीरे धीरे बीत रहा था। माउंटेन पर सिर्फ चिड़ियों की आवाज आ रही थी। मेरी आंखें उस बिल पर फिक्स थीं और मेरे हाथों में पसीना आ रहा था। मैंने आधे घंटे तक वेट किया पर कोई मूवमेंट नहीं हुआ। मैं गिव अप करने ही वाला था। मैं आग बुझाने के लिए गीली लकड़ियां उठाने ही वाला था, क्योंकि अगर जंगल में आग लग गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी स्क्रैच स्क्रैच बिल के अंदर से आवाज आई। एक बालों वाला बैजर का सिर धुएं में से बाहर निकला। उसकी आंखों में खौफ था और फिर वो पूरा का पूरा बाहर आ गया। वो घबराकर सीधा मेरे नेट की तरफ भागा। मैंने फुल स्पीड में अपना नेट खींचा और उसे ट्रैप कर लिया। ये बैजर लगभग 10 किलो का था और मैंने इसे सिर्फ एक ही बिल से पकड़ लिया था। ये मेरी बहुत बड़ी सक्सेस थी। मैंने अपनी पानी की बोतल से आग को पूरी तरह बुझाया और फिर खुशी खुशी माउंटेन से नीचे उतरने लगा। इस बीच मेरे घर पर गांव के कुछ लोगों को पता चल गया था कि मैंने एक टीवी खरीदा है। वो सब बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उन्होंने आज तक रियल लाइफ में टीवी नहीं देखा था। पूरा दिन मेरे घर में लोगों की भीड़ लगी रही। एक ग्रुप आता और दूसरा जाता। उसी दौरान कुछ लोगों ने देखा कि जाओ जंशिंग मामा मेरे नए घर का मटेरियल लेकर आ रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि मैं एक नया घर बना रहा हूं तो सबके एक्सप्रेशंस बदल गए। ये इतना पैसा कहां से ला रहा है? ये नया घर कभी नहीं बना पाएगा। इसने टीवी खरीद कर अपने पैसे वेस्ट कर दिए। ये तो बिजली का भी बिल नहीं भर पाएगा। कुछ लोग मेरे पीछे से मेरी बुराई कर रहे थे। रियान पूरा दिन उन गांव वालों को एंटरटेन करते करते थक गई थी। उसे लग रहा था कि आज हमारे घर में हमारी शादी के दिन से भी ज्यादा भीड़ है। वो बस 1 मिनट के लिए बैठने ही वाली थी कि तभी उसने मुझे अपनी बास्केट लिए हुए वापस आते देखा। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वो तुरंत बच्ची को गोद में लिए मेरी तरफ आई। तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? उसने मेरी बास्केट में बहुत सारी घास देखी। वो समझ गई कि मैंने पक्का कुछ बहुत स्पेशल हंट किया है। इसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? शीहो तो बहुत ही रेयर होता है, फिर ये हर बार कैसे कुछ न कुछ ले आता है।
रुयान ने वो नया रेड स्वेटर पहना हुआ था। वो उसमें इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरी आंखें उस पर से हट ही नहीं रही थी। जैसे ही वो मेरे पास आई, मैं झुका और उसके गाल पर एक किस करने की कोशिश की, पर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो पीछे हट गई। तुम सच में सुधरने वाले नहीं हो। दिन के टाइम सबके सामने तुम ये क्या कर रहे हो? लितियांतियन और भाभी सब यहाँ हैं। रुयान की बात सुनकर मैंने नोटिस किया कि घर में अभी भी गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे। मैंने कंफ्यूजन से रुयान को देखा। रुयान ने मुझे एक्सप्लेन किया, सब लोग टीवी देखने आए हैं। लकीली भाभी यहाँ थी तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। मैं नोट किया और बच्ची को गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पर फिर मैंने देखा कि मेरे कपड़े गंदे हैं तो मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया और बास्केट को सीधा किचन में ले गया। रुयान भी मेरे पीछे आई। मैंने उसके कान के पास कुछ फुसफुसाया। रुयान ने बास्केट को देखा और शौक से नोट किया। मुझे समझ आ गया। उसे नहीं पता था कि मैं आज क्या लेकर आया हूँ, पर उसे इतना पता था कि कल सुबह मुझे फिर से सिटी जाना होगा। वो सोच रही थी कि मैं इतने सारे लोगों के सामने उसके इतने क्लोज कैसे आ गया। ये इंसान सच में बहुत बदल गया है। मुझे अपनी तरफ घूरते हुए देखकर मैंने एक बड़ी सी स्माइल दी और आगे बढ़कर उसके गोरे गाल पर एक जोरदार किस किया। वाइफ, तुमने आज ठीक से खाना खाया ना? मेरी एक किस करने के बाद मेरे हाथ उसकी कमर पर चले गए। तुम इतनी पतली कैसे हो सकती हो? तुम्हारी कमर तो 16 इंच से भी कम लग रही है। जब मैं घर पे नहीं होता तो तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। तुम बहुत कमजोर हो गई हो। रुयान मेरे इस अचानक किए गए एक्शन से घबरा गई। उसने मुझे एक वार्निंग लुक दिया और कुछ बोलने ही वाली थी, तभी बाहर से भाभी की आवाज आई, रुयान अब फोर्थ ब्रदर वापस आ गया है तो मैं चलती हूँ। जाओ, श्याओदी स्कूल से आने वाला होगा। रुयान ने तुरंत भाभी को रोका। भाभी, 1 मिनट रुकिए। उसने बच्ची को मेरे हाथ में दिया और तेजी से बाहर गई। वो ईस्ट रूम से एक पैकेट शुगर कैंडीज लेकर आई और उसे भाभी जाओ की वाइफ के हाथों में दे दिया। उसे डर था कि कहीं मैं उसे रोक ना दूं, इसलिए उसने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। उस टाइम में शुगर चीनी एक बहुत ही रेयर और महंगी चीज होती थी जिसे लोग आसानी से नहीं खाते थे। रुयान खुद भी उसे खाने से हिचकिचा रही थी, पर वो जानती थी कि अगर भाभी ने उनकी हेल्प नहीं की होती तो उनके लिए वो मुश्किल दिन काटना और भी मुश्किल हो जाता। आज जब भाभी ने सुना कि हमारे घर बहुत सारे लोग टीवी देखने आ रहे हैं तो वो अपना सारा काम छोड़कर रुयान की हेल्प करने आ गई। अगर भाभी नहीं होती तो रुयान अकेले इतने सारे लोगों को कैसे हैंडल करती? पहले जब हम गरीब थे तो हमने हमेशा भाभी की हेल्प ली थी और कभी उन्हें कुछ वापस नहीं दिया था। पर अब भाभी, ये जेंगो ने खरीदा है, इसे अपने बच्चों के लिए ले जाइए। भाभी के हाथों में वो क्रिस्टल शुगर मिश्री का पैकेट देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे नहीं, ये तो बहुत महंगी चीज है। उन्होंने तुरंत वो पैकेट रुयान की तरफ वापस किया। नहीं भाभी, आप इसे रख लीजिए। इसे न्यू न्यू भाभी की बेटी को खिलाइएगा। मीठा पानी तो सिर्फ बहुत ही स्पेशल गेस्ट को सर्व किया जाता था। नॉर्मल लोग इसे कहाँ अफोर्ड कर पाते थे। अगर कोई नई दुल्हन अपनी मायके जाते टाइम ये शुगर लेकर जाती तो उसकी फैमिली का बहुत नाम होता। वो दोनों उस पैकेट को लेकर काफी देर तक खींचतान करती रहीं। पैकेट लगभग फटने ही वाला था। फाइनली भाभी ने शर्माते हुए वो शुगर रख ली और अपने घर चली गई। रुयान को डर था कि मैं इस बात पर गुस्सा करूंगा, इसलिए वो मेरे पास आई और हकलाते हुए। मेरे दिल में एक तेज दर्द हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल कसकर पकड़ लिया हो। वो अभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। उसे हमेशा ये डर लगा रहता था कि उसकी किसी बात पर मैं फिर से उसे पीटना शुरू कर दूंगा। एक लंबे टाइम तक घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस सहने के बाद उसके लिए ये मानना बहुत मुश्किल था कि मैं सच में बदल चुका हूँ। ये सब मेरी ही गलती है। मैंने ही अपने कर्मों से ये सब कमाया है। मेरे चुप रहने से रुयान और भी ज्यादा डर गई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और एक अपराधी की तरह बोली, जेंगू, मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज गुस्सा मत हो। मैं पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। मेरी वाइफ आखिर क्या सोच रही थी? क्या वो एक शुगर का पैकेट भी किसी को नहीं दे सकती? क्या मैं सच में इतना बड़ा मॉन्स्टर था? क्या मैंने पहले गन पाउडर खाया हुआ था जो मैं हर बात पर उसे पीटता था? एक शुगर का पैकेट तो दूर की बात है, अगर वो टीवी भी अपने भाई और भाभी को दे देती तो भी मैं उस पर गुस्सा नहीं करता। तुम इस घर की मालकिन हो, ये सिर्फ कोई डायलॉग नहीं था। मैं सच में ऐसा ही मानता था। मैंने एक हाथ से अपनी बच्ची को पकड़ा और दूसरे हाथ से अपनी वाइफ को अपनी बाहों में खींच लिया। मुझे आज उसके साथ बैठकर सीरियस बात करनी ही पड़ेगी। गलत फहमियों को कभी भी कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वो बढ़ती जाती हैं। अगर हस्बैंड और वाइफ आपस में सही से बात नहीं करेंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैंने प्यार से रुयान की पीठ थपथपाई, अपनी ठुड्डी उसके बालों पर रखी और बहुत ही सॉफ्ट आवाज में कहा, वाइफ, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस घर का डिसीजन तुम लोगी। तुम जो चाहो वो कर सकती हो, तुम ही बॉस हो। ये तो सिर्फ एक शुगर का पैकेट था। अगर तुम्हें खानी है तो हम कल और खरीद लेंगे। तुम्हें मेरे रिएक्शन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं हमेशा उसे सपोर्ट करूंगा। मेरी बातें सुनकर रुयान को लगा कि शायद मैं ताना मार रहा हूं, पर जब मैंने यही बात बार बार रिपीट की तो उसका डर थोड़ा कम हुआ। भगवान जानता है कि मैं अभी कितना डरी हुई थी। मुझे लगा ये अभी मुझ पे हाथ उठाएगा। जब मैंने महसूस किया कि रुयान की हार्ट बीट अब नॉर्मल हो गई है तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिला।
मुझे समझ आ गया था कि अब मुझे हर रात उसके साथ बैठकर दिल बातें करनी होंगी ताकि उसका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैं उसे सिटी ले जाना चाहता था पर मुझे पता था कि वो नहीं जाएगी, क्योंकि उसे अभी भी डर था कि मैं सिटी ले जाकर बच्ची को बेच दूंगा। तो मैंने सोचा कि फिलहाल उसे आसपास ही। वाइफ, क्या तुम मेरे साथ माउंटेन के नीचे वाले एरिया में चलना चाहोगी? मैं तुम्हारे लिए कुछ हंट करूंगा। रुयान का भी मन था बाहर जाने का। वो कुछ खाना नहीं चाहती थी, बस वो बोर हो गई थी। मैंने उसे कोई भी काम करने से मना किया हुआ था ताकि उसकी हेल्थ रिकवर हो सके। पर वो सोच रही थी, जब मैंने बच्ची को जन्म दिया था तो दूसरे ही दिन इसने मुझे काम पर भेज दिया था। तब इसे मेरी फिक्र नहीं थी, और अब ये इतना केयरिंग कैसे हो गया? उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मैंने गांव के लीडर वांग शुआंजू को ऐसा क्या दिया है कि वो हम दोनों को खेतों में काम करने के लिए बुलाने ही नहीं आ रहा है। मैंने देखा कि रुयान बाहर जाने के लिए रेडी है, पर वो कोर्टयार्ड में बैठे लोगों को देखकर हिचकिचा रही थी। उसे डर था कि अगर हम गए तो घर का सामान कोई चोरी ना कर ले। मैं जोर से हंसा, टेंशन मत लो, तुम वेट करो। मैंने बच्ची को गोद में लिया और किचन से बाहर आया। मुझे नहीं पता कि मैंने उन लोगों को क्या बोला, पर कुछ ही देर में मेन रूम में बैठे सारे लोग बाहर आ गए। मैंने उस सिटी गर्ल ली टियान टियान को भी बाहर निकाल दिया और दरवाजे पर ताला लगा दिया। ली टियान टियान असल में हमारे साथ माउंटेन पर जाना चाहती थी। उसने सुना था कि माउंटेन पर कई जंगली जानवर होते हैं और वो सिटी यूथ्स वहां जाने से डरते थे। पर उसने देखा कि हम उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते, तो वो चुपचाप गांव में ही घूमने निकल गई। रास्ते में मैंने नोटिस किया कि रुयन बार बार मुझे देख रही है। वो कुछ बोलना चाह रही थी। वो अचानक रुकी और बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, जिंगू, क्या मैं कल अपनी फैमिली से मिलने जा सकती हूँ? इतना टाइम बाद उसका हस्बैंड मैं फाइनली एक नॉर्मल इंसान बन गया था, जो पैसे कमाता था और अपनी फैमिली का ध्यान रखता था। वो अपनी माँ को ये बताना चाहती थी ताकि वो उसकी शादी को लेकर अब और टेंशन ना ले। मुझे लगा था कि वो कोई बहुत बड़ी बात बोलने वाली है, पर यह तो बहुत ही छोटी सी बात थी। मैंने एक हाथ से अपनी बेटी को पकड़ा और दूसरे हाथ से रन का हाथ थामते हुए कहा, कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम बस घर पर मेरा वेट करना। मुझे याद था कि मैंने अपनी सास से बहुत पैसे छीने थे। कल सिटी जाकर मुझे अपने सारे हर्ब्स और डियर मीट हिरन का गोश्त बेचना था। उससे मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे कि मैं सास का सारा उधार चुका सकूं, और मैं उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी ले आऊंगा। रुयन ने कभी सपने में ही नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ बोलूंगा। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। उसने स्माइल करते हुए नोट किया। कुछ ही देर में हम एक बहुत ही खूबसूरत झील लेक के पास पहुंच गए। मैं रुका और बोला, हम यहीं रुकेंगे। इस झील में कुछ साल पहले बहुत सी जंगली बत्तखें, वाइल्ड डक्स रहती थीं। गांव के कुछ शरारती बच्चों ने एक अफवाह फैलाई हुई थी कि इस झील में वाटर मंकीज पानी के भूत रहते हैं, इसीलिए गांव का कोई भी इंसान इस झील के पास नहीं आता था। पर मैं इन फालतू बातों पर यकीन नहीं करता था। मैंने अपनी शर्ट उतारी, उसे घास पर बिछाया और रियान को बच्ची के साथ उस पर बैठने को कहा। मैंने आसपास कुछ स्पेशल हर्ब पाउडर भी छिड़क दिया ताकि कीड़े मकोड़े पास ना आए। रियान ने लंबी घास को हटाकर देखा। वो झील बहुत ही साफ थी, उसमें नीले आसमान और पेड़ों का रिफ्लेक्शन दिख रहा था। तभी उसे घास के अंदर से कुछ बत्तखों की क्वैक क्वैक आवाज सुनाई दी। उसने एक्साइटमेंट के साथ मुझसे पूछा, क्या तुमने पिछली बार वो वाइल्ड डक यहीं से हंट की थी? मैंने नोट करते हुए कहा, हाँ, तो यहाँ पक्का उनके अंडे भी होंगे। ये सीजन उनके अंडे देने का है। रुयान ने उन लंबी घासों को हटाया और उस आवाज की तरफ बढ़ने लगी ताकि कुछ अंडे कलेक्ट कर सके। पर इससे पहले कि वो पास पहुंचती, उन जंगली बत्तखों को आहट मिल गई और वो फड़फड़ाते हुए आसमान में उड़ गई। रुयान को थोड़ा एम्बैरेसिंग फील हुआ। अरे वो सब तो उड़ गई, मैं तो बस उसे घुमाने लाया था, मुझे हंटिंग की कोई टेंशन नहीं थी। मैंने रिलैक्स टोन में कहा, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं ढूंढता हूँ। हालांकि मैंने कुछ नहीं कहा, पर यान को लग रहा था कि उसकी वजह से मेरा शिकार भाग गया। अगर मैं इतनी जल्दबाजी नहीं करती तो शायद ये एक दो बत्तखों को हंट कर लेता। मुझे नहीं चाहिए था कि रुयान उस घनी घास में जाए, तो मैंने उसे वापस भेज दिया और खुद उस घास के अंदर चला गया। मैंने ध्यान से देखा और मुझे बत्तखों के कई घोंसले मिल गए, जो उन्होंने सूखी घास और अपने ही पंखों से बनाए थे। हर घोंसले में कुछ ग्रे, ग्रीन, ग्रे और हरे रंग के अंडे रखे हुए थे। ये तो बहुत सारे हैं। मैंने कुछ अंडे उठाए और रुयान को दिखाने के लिए वापस आया। मैं तो बस उसे घुमाने लाया था, इसलिए मैं कोई बास्केट कर नहीं आया था। रुयान ने मेरे हाथों में अंडे देखे और पूछा, हम इन्हें घर कैसे लेकर जाएंगे? हम दोनों के पास सिर्फ 4 हाथ थे, हम मुश्किल से 10-12 अंडे ही ले जा सकते थे, पर वहां तो बहुत सारे अंडे थे। रुयान, जो हमेशा से बहुत सेविंग्स करती थी, उसे लग रहा था कि इतने सारे अंडे छोड़ना एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं सोच ही रहा था कि मैं अपने मैजिकल स्पेस से एक बास्केट निकाल लूं और बोल दूं कि मुझे ये यहीं पड़ी मिली। तभी रुयान ने झील के पास कुछ टेस्ट ट्री, एक तरह का पेड़ जिसकी टहनियां बास्केट बनाने के काम आती हैं, देखे। उसने बच्ची को मेरी तरफ बढ़ाया और बोली, तुम बच्ची को पकड़ो, मेरे पास एक आइडिया है। मैंने अंडे जमीन पर रखे और बच्ची को ले लिया। रुयन ने अपने बैग से एक छोटा चाकू निकाला और तेजी से उन पेड़ों की टहनियां काटने लगी।
मुझे समझ आ गया कि वो क्या करना चाहती है। मैंने बच्ची को एक सेफ पेड़ की डाल पर बैठाया और अपना चाकू निकालकर उसकी हेल्प करने लगा। वाइफ, तुम छोड़ दो, मैं काट लूंगा। तुम्हारे हाथ छिल जाएंगे, तुम बस बच्ची का ध्यान रखो। रुयान के हाथ बहुत ही गोरे और सॉफ्ट थे और उन टहनियों पर बहुत सारे कांटे थे। अगर वो ये काम करती तो उसके हाथ पक्का कट जाते। मेरी स्पीड बहुत तेज थी। कुछ ही देर में मैंने बहुत सारी टहनियां काट ली। मैंने एक साफ जगह ढूंढी, टहनियों से पत्ते हटाए और रुयान ने उन्हें जमीन पर रखकर एक बास्केट बुनना शुरू कर दिया। मैं बस वहीं खड़ा उसे काम करते हुए देख रहा था। मैं इस काम में उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता था। कुछ ही मिनटों में रुयान ने बास्केट का बेस तैयार कर लिया। तभी उसे कुछ याद आया। उसने आसमान की तरफ देखा और मुझसे पूछा, क्या तुम्हें भूख लग रही है? मैंने सिर हिलाया, नहीं, मुझे भूख नहीं है। रुयान ने अपने पेट पर हाथ रखा और शर्माते हुए बोली, पर मुझे थोड़ी भूख लग रही है। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ शिकार करके लाता हूँ। मैं उसे भून कर तुम्हें खिलाऊंगा। मैंने तुरंत कहा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। रुयान ने अपने बैग से 2 ब्रेड्स निकाले। मैं ब्रेड्स लेकर आई हूं, हम इन्हें गर्म करके खा लेंगे, तुम भी खा लेना। मैंने उसके बैग की तरफ देखा और स्माइल करते हुए नोट किया। रुयान भी खुशी से मुस्कुराने लगी। उसने झील के पास सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और एक छोटी सी आग जला ली। उसने ब्रेड्स को आग के पास रखा और मुझे उनका ध्यान रखने को कहा। फिर वो वापस बास्केट बनाने में लग गई। वो 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं बैठी। उसकी स्पीड बहुत तेज थी। जैसे ही ब्रेड्स के भुनने की खुशबू आने लगी, उसकी बास्केट भी रेडी हो गई। वो मेरे पास आई और एक्साइटमेंट से बोली, देखो क्या ये अच्छी लग रही है? ये तो परफेक्ट है। वाइफ, तुम्हारे हाथ सच में बहुत टैलेंटेड है। मैंने उस डिजाइनर बास्केट को देखा और फिर आग से ब्रेड्स हटाकर रियन को दे दिए। लो, खा लो। रियन ने बास्केट नीचे रखी, झील के पानी से हाथ धोए और फिर हम दोनों एक सूखे पेड़ पर बैठ गए। हल्की सी हवा चल रही थी और डूबते सूरज की रोशनी हम पर पड़ रही थी। हम दोनों आराम से अपनी ब्रेड्स खाने लगे। खाना खत्म करने के बाद मैं खड़ा हुआ, वो बास्केट ली और अंडे कलेक्ट करने के लिए वापस उस घनी घास में चला गया। इस जंगल में कोई आता नहीं था, इसलिए बत्तखों को कोई खतरा नहीं था और उन्होंने यहाँ बहुत सारे अंडे दिए थे। जब तक रुयन अपना खाना खत्म करती, मैंने पूरी बास्केट अंडों से भर दी। यहाँ इतने अंडे हैं कि मैं ऐसी 2 बास्केट्स और भर सकता हूँ। मैंने रुयान को अंडे दिए। वो इतने सारे अंडे देखकर बहुत खुश थी। इतने काफी हैं, हमें लालच नहीं करना चाहिए। तुम यहीं रुको, मैं थोड़ा और अंदर जाकर देखता हूँ, शायद मुझे कोई और शिकार मिल जाए। मैं फिर से उस घने जंगल में चला गया। रुयान घास पर बैठी हुई थी, अपनी बच्ची को पकड़े हुए। वो दूर मुझे देख रही थी। मैं घास में कभी छुप रहा था, कभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मुझे इस तरह जमीन पर रेंगते हुए देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यहाँ घास इतनी बड़ी है, क्या इसमें सांप नहीं होंगे? अगर इसे सांप ने काट लिया तो क्या होगा? वो जितना सोच रही थी उसे उतना ही डर लगने लगा। उसका टाइम पास होना मुश्किल हो गया था और वो एंग्जाइटी फील करने लगी। जैसे ही मैंने घास से अपना सिर बाहर निकाला, उसने जोर से चिल्लाकर कहा, वापस आ जाओ, मुझे हंटिंग वाला मीट नहीं खाना है। पर मैं बहुत दूर था, इसलिए मुझे उसकी आवाज नहीं आई। मैं फिर से घास के अंदर गायब हो गया। ये देखकर रुयान और ज्यादा पैनिक कर गई। उसने बच्ची को कसकर पकड़ा, जमीन पर पड़ी, मेरी शर्ट उठाई और झील के किनारे खड़ी होकर मुझे ढूंढने लगी। चूंकि मेरी वाइफ मेरे साथ थी और हम सिर्फ माउंटेन के निचले हिस्से में थे, इसलिए मैंने अपनी हंटिंग राइफल यूज नहीं की थी। मैं सिर्फ अपना गुलेल स्लिंग शॉट यूज कर रहा था। ये कोई नॉर्मल गुलेल नहीं था। इसका फ्रेम मैंने एक स्टील रॉड को गर्म करके बहुत ही परफेक्शन के साथ बनाया था। ये बहुत ही सॉलिड और फ्लेक्सिबल था। इसका रबर बैंड बेस्ट क्वालिटी के लेदर से बना था। ये मेरे हाथों में बहुत ही हैवी फील हो रहा था। मेरी आंखें एक चील की तरह आसमान में किसी शिकार को ढूंढ रही थी। फाइनली डूबते सूरज की रोशनी में मुझे एक बहुत बड़ी जंगली हंस वाइल्ड गूज उड़ती हुई दिखाई दी। वो शायद अपने घोंसले की तरफ लौट रही थी। यही सही है। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने माइंड को फोकस किया। मैंने धीरे से अपना गुलेल उठाया। मेरे गुलेल की रेंज लिमिटेड थी और वो हंस बहुत ऊंचाई पर उड़ रही थी। पर मेरे पास एक ट्रिक थी। सूप सूप सूप। मैंने एक साथ 3 पत्थर हवा में छोड़े। पहला पत्थर हवा में गया, दूसरा उसके ठीक पीछे और दूसरा पत्थर पहले वाले से टकराया। फिर तीसरा पत्थर उन दोनों से टकराया। इस इम्पैक्ट से पहले पत्थर की स्पीड और रेंज डबल हो गई और वो सीधा आसमान में उस हंस की तरफ गया। और बैंग, वो पहला पत्थर सीधा उस हंस के पंख पर जाकर लगा। क्वाक! वो हंस हवा में अपना बैलेंस खो बैठी। वो गोल गोल घूमने लगी और फाइनली वो सीधा जमीन पर आकर गिरी। मेरा दिल खुशी और प्राइड से भर गया। मैंने अपना गुलेल पकड़ा और उस हंस के गिरने की डायरेक्शन में दौड़ा। जब मैंने उस भारी हंस को उठाया और वापस लौटने लगा, तो मैंने देखा कि रुयान बच्ची को गोद में लिए तेजी से माउंटेन की तरफ ऊपर आ रही थी। ये देखकर मेरी सांसें अटक गईं। माउंटेन का रास्ता बहुत स्लिपरी फिसलन वाला था। मैंने तुरंत चिल्लाकर कहा, रुको, ऊपर मत आना, ये डेंजरस है। मेरी अचानक आई आवाज से रुयान रुक गई। उसकी आवाज कांप रही थी, तुम जल्दी नीचे आ जाओ, मुझे नहीं खाना वो शिकार, तुम बस नीचे आ जाओ। बोलते बोलते उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं।
वो इतनी देर से मुझे घास में ढूंढ रही थी, उसे लगा था कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है। अगर ऐसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। मैं समझ गया कि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। अब मेरा हंटिंग का सारा मूड खराब हो गया था। मैंने जल्दी से कहा, ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूं, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। मैं उस बड़ी सी हंस को एक हाथ से पकड़े हुए तेजी से नीचे आया। मैंने रुयान की लाल और नम आंखें देखी और पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, चलो हम घर चलते हैं। रुयान ने कुछ नहीं कहा। वो मुड़ी और बच्ची को लेकर मेरे आगे आगे चलने लगी। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अचानक इतनी अपसेट क्यों हो गई। जब हम घर से निकले थे तब तो वो बहुत खुश थी। ये इतनी जल्दी अपना मूड कैसे बदल लेती है। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं उससे अपनी शर्ट और पैंट वापस मांग लूं, पर जब मैंने उसका वो गुस्से वाला चेहरा देखा तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं सिर्फ अपना अंडरवियर पहने नंगे बदन, एक हाथ में वो जंगली हंस और दूसरे हाथ में अंडों की बास्केट लिए उसके पीछे पीछे चलने लगा। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी लेवहान अपने घर के बाहर बैठकर पाइप पी रहा था। उसने देखा कि रुयान बच्ची को लेकर आगे आगे चल रही है और उसने मेरी शर्ट हाथ में पकड़ी हुई है। और मैं जो हमेशा पूरे गांव में एक गुंडे की तरह अकड़ कर चलता था, वो आज अपनी वाइफ के पीछे पीछे एक भीगी बिल्ली की तरह सिर झुकाए चल रहा था। ये फोर्थ ब्रदर किसी से नहीं डरता, आज अपनी वाइफ के सामने इतना डरा हुआ क्यों है। उस बूढ़े आदमी को मजा आ गया। जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, उसने हंसते हुए पूछा, अरे फोर्थ ब्रदर, क्या हुआ, क्या तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें घर से निकाल दिया है। ये सुनकर मैंने अपनी गर्दन घुमाकर रुयान को देखा। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, बस उसकी गोरी गर्दन दिख रही थी। मैंने तुरंत अपनी नजरें हटाई और उस बूढ़े आदमी को देखकर एक फेक स्माइल दी। मेरी एक वर्ड बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई। हम दोनों इसी तरह घर पहुंच गए। मैंने उस हंस को जमीन पर रखा और तेजी से आगे जाकर कोर्टयार्ड का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद मैं एक अच्छे और समझदार हस्बैंड की तरह साइड में खड़ा हो गया। जब रुयान अंदर चली गई तब मैंने वो हंस उठाया और उसके पीछे पीछे अंदर गया। रुयान को मेरी इस हरकत पर बहुत जोर की हंसी आ रही थी, पर उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया। वो बच्ची को लेकर कोर्टयार्ड में रखे एक स्टूल पर बैठ गई। तब उसे याद आया कि मेरी शर्ट तो अभी भी उसी के हाथ में है और मैं पूरे रास्ते ऐसे ही नंगे बदन चलकर आया हूं। उसे उस बूढ़े आदमी का वो मजाक याद आया। मैं इसके साथ इतनी अजीब तरह से क्यों बिहेव कर रही हूं, मैंने इसे इसके कपड़े वापस क्यों नहीं दिए। उसने चोरी छुपे मेरी तरफ देखा, पर मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं था। मैं चुपचाप जाकर बाल्टी से पानी निकालने लगा। रुयान खड़ी हुई और बोली, उस ठंडे पानी से मत नहाना, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी कर देती हूँ। वो अपनी बच्ची को एक हाथ से पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ से कमरे का ताला खोलने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो बच्ची को अंदर सुला सके। जब मैंने सुना कि रुयन ने मुझसे बात की है तो मेरी सारी एनर्जी वापस आ गई। मैं मुड़ा और देखा कि वो एक हाथ से ताला खोलने में स्ट्रगल कर रही है। मैंने जल्दी से अपना पानी का बर्तन छोड़ा और 2-3 लंबे कदम लेकर उसके पास पहुंच गया। मैंने उसके पीछे खड़े होकर उसके हाथ से चाबी ली और एक ही सेकंड में ताला खोल दिया। तुम बच्ची को अंदर सुला दो, मैं ठंडे पानी से ही नहा लूंगा और फिर तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। मेरी नजरों में उसकी वो गोरी गर्दन उस रेड स्वेटर में और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। रुयन ने कुछ नहीं कहा, दरवाजा खुला और वो बच्ची को लेकर अंदर चली गई। उसने बच्ची को बेड पर लिटाया और उसे अच्छे से कवर किया। जब वो वापस बाहर आई तो उसने देखा कि मैं उस ठंडे पानी को अपने नंगे बदन पर डाल रहा हूं। उसे देखकर थोड़ा गुस्सा आया, इसे ठंड लग जाएगी तो मुझे कोई परवाह नहीं। वो वापस अंदर गई, मेरी शर्ट लेकर आए और उसे स्टूल पर रख दिया। फिर वो कुएं वेल के पास आई और मुझे वार्निंग देते हुए बोली। रुयान मेरी शर्ट लेकर कुएं के पास गई, बाल्टी से पानी निकाला और मेरे कपड़े धोने लगी। कपड़े धोते हुए वो सोच रही थी, जब ये कल टाउन जाएगा तो क्या मैं बच्ची को लेकर इसके साथ जाऊं और इसके लिए थोड़े मोटे कपड़े खरीद लूं। अब सर्दियां आ रही हैं और मौसम ठंडा हो रहा है, पर ये अभी भी बस एक पतली सी शर्ट पहनकर घूमता है। ये तो सुबह अंधेरा होने से पहले ही माउंटेन पे चला जाता है, उस टाइम वहां बहुत ठंड होती है। क्या इसे ठंड नहीं लगती। उसने नोटिस किया था कि जब भी मैं वापस आता था मेरी पैंट पर कीचड़ लगा होता था और मेरी शर्ट पर भी बहुत धूल होती थी। पक्का ये जमीन पर रेंग कर वो हर्ब्स निकालता होगा। मैंने बस थोड़ा सा ठंडा पानी अपने शरीर पर डाला और जल्दी से अंदर आ गया। मेरे चौड़े और मजबूत शरीर से अभी भी ठंडी ठंडी भाप निकल रही थी। मैंने अपने लंबे कदमों से घर में मैं अंदर आया और रुयान का टॉवल लेकर अपने शरीर से पानी पोंछने लगा। जब मैं साफ कपड़े पहनकर बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरे पुराने कपड़े धुल चुके थे। मेरा दिल खुशी से भर गया। अपनी वाइफ के हाथों से धुले हुए कपड़े पहनने की फीलिंग ही कुछ और है। जब आपको ये फील होता है कि आपकी वाइफ आपका ध्यान रख रही है तो सच में बहुत अच्छा लगता है। मैंने उस हंस को लिया, उसे काटा और साफ करने लगा। मैंने डिसाइड किया कि आधा मीट मैं फ्राई करूंगा और आधे मीट से अपनी वाइफ के लिए एक बहुत ही टेस्टी सूप बनाऊंगा। जब ली त्यान त्यान वापस आई तो उसने मुझे एक बड़े से पक्षी का मीट बनाते हुए देखा और रुयान को मेरे कपड़े सुखाते हुए देखा। इस सीन ने उसके माइंड में मेरी इमेज को और भी ज्यादा पॉजिटिव बना दिया। जैसे ही रुयान ने अपना काम खत्म किया, गांव के इस साइड से आंटी जांग भागती हुई आई। रुयान, मेरी बेटी की शादी होने वाली है,
तो मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो डबल हैप्पीनेस एक चाइनीज ट्रेडिशनल वर्ड लिख सके। गांव में तो कोई पढ़ा लिखा है नहीं, तो मुझे तुम्हारी याद आ गई। जल्दी चलो और मेरी हेल्प कर दो। ली टियानटेन भी घर में मेरे साथ अकेले नहीं रुकना चाहती थी। उसे डर था कि गांव के लोग उसके बारे में कोई फालतू अफवाह ना उड़ा दें, इसलिए वो भी रियान की हेल्प करने के लिए उसके साथ चली गई। खाना खाने के बाद मैंने उस बैजर के फैट से तेल बैजर ऑयल बनाने का प्रोसेस शुरू किया। बैजर ऑयल बहुत ही रेयर और अच्छी मेडिसिन है। ये स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज और रिपेयर करता है। अगर किसी को जलने या ठंड से घाव हो गए हों तो ये ऑयल बहुत जल्दी उन्हें ठीक कर देता है। मैंने पहले बैजर के शरीर से उसका सारा फैट निकाला, फिर उसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा ताकि सारी पीसेस का साइज एक जैसा रहे। ऐसा करने से सारा तेल अच्छे से और बराबर निकलेगा। फिर मैंने एक लोहे की कढ़ाई में थोड़ा पानी डाला। पानी का अमाउंट फैट के वेट का लगभग 1/3 1/3 था। पानी डालना बहुत जरूरी था ताकि कुकिंग के टाइम टेम्परेचर कंट्रोल में रहे और वो मीट के टुकड़े जले नहीं। पानी की वजह से वो मीट जलता नहीं है और तेल भी बहुत साफ और ट्रांसपेरेंट निकलता है। जब कढ़ाई में पानी उबलने लगा और बुलबुले उठने लगे तो मैंने उन छोटे छोटे मीट के टुकड़ों को धीरे से कढ़ाई में डाल दिया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था वो मीट के टुकड़े सिकुड़ने लगे और उनमें से एक बहुत ही लाइट और अच्छी खुशबू वाला तेल बाहर आने लगा। मैं बहुत ही केयरफुली उस कढ़ाई का टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा था। धीमी आंच पर पकाना बैजर ऑयल निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इससे सारा तेल अच्छे से बाहर आ जाता है और उसकी प्योरिटी और खुशबू भी बनी रहती है। धीरे धीरे कढ़ाई में रखे वो मीट के टुकड़े हल्के पीले लाइट येलो रंग के होने लगे। मैं उन्हें लगातार एक स्पैटुला से पलट रहा था ताकि वो हर साइड से अच्छे से पके। जब वो टुकड़े पूरी तरह ड्राई हो गए और उनमें से तेल निकलना बंद हो गया तो मैंने एक छलनी से उन्हें बाहर निकाल लिया। अब कढ़ाई में जो बचा था वो एकदम प्योर और गोल्डन कलर का बैजर ऑयल था। फाइनली मैंने उस ऑयल को एक बार और अच्छे से फिल्टर किया, उसे एक मिट्टी के बर्तन में डाला और उसे सील करके अपने मैजिकल स्पेस में रख दिया। रात के लगभग 8 बज चुके थे। बाहर एकदम अंधेरा हो गया था, इतना अंधेरा कि अगर आप अपना हाथ भी आगे करें तो वो भी दिखाई नहीं देगा। मैंने घर का दरवाजा लॉक किया, बच्ची को गोद में लिया और आधा गांव क्रॉस करके आंटी जान के घर पहुंच गया। जब रुयन ने मुझे बच्ची के साथ वहां आते देखा तो उसे लगा कि पक्का कुछ गड़बड़ हो गई है। उसने तुरंत अपना काम छोड़ा और मेरे पास आई। उसने मेरी बाहों में सो रही बच्ची को देखा और घबराकर पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आ गए? मैंने अपनी आंटी जांग, जिन्हें दूसरों की टांग खींचने में बहुत मजा आता था, वो मुझे देखकर एक बहुत ही बड़ी और दांत दिखाने वाली स्माइल देने लगी। उन्होंने रुयान की तरफ देखकर मजाक में कहा, अरे रुयान, तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत केयरिंग है। इसे डर था कि तुम रात के अंधेरे में अकेली वापस कैसे जाओगी, इसलिए ये तुम्हें लेने आ गया है। आंटी जान की बात सुनकर रुयान ने मुझे उस स्टूल पर बैठे हुए देखा। क्या सच में ऐसा है? नहीं, आंटी जान तो हमेशा ही मजाक करती है। मैं इनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। और अगर मैं अंधेरे से डरती भी हूं तो ली टियान तो मेरे साथ ही है ना, इससे इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? यह सब सोचकर रुयान ने मुझसे कहा, तुम यहीं बैठो, मैं बस अपना काम खत्म करके आती हूँ। इतना बोलकर वो वापस अपनी टेबल पे गई और अपना काम कर। मेरी नजरें पूरी तरह मेरी वाइफ पर फिक्स थीं। मैं उसकी एक एक मूवमेंट को ऐसे घूर रहा था जैसे मेरी आंखें उसके शरीर पर ही चिपक गई हों। तभी जांग तेजुन नाम का एक लड़का एक ब्रेड मक्के की रोटी खाते हुए आया और मेरे पास स्टूल खींच कर बैठ गया। उसने मुझसे कहा, फोर्थ ब्रदर, मुझे लगता है कि तुम्हारी वाइफ सच में बहुत अच्छी है। वो विजय से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है और पढ़ी लिखी और समझदार भी है। जांग तेजुन की बात सुनकर मैं एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। काफी देर तक सोचने के बाद मुझे याद आया कि ये जांग हुई हुई हुईजे कौन है। ये तो वो लड़की है जो पिछले जन्म में मुझे रिजेक्ट कर चुकी थी। पर तेजुन अचानक इसका नाम क्यों ले रहा है? जांग तेजुन ने जब देखा कि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं तो उसे लगा कि शायद मैं अभी भी जांग हुई हुई के ख्यालों में खोया हुआ हूं। वो थोड़ा परेशान होकर बोला, फोर्थ ब्रदर, अगर ऐसा है तो भाभी के साथ बहुत गलत हो रहा है। वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। तुम्हारे इतने गरीब होने के बावजूद वो पूरी लॉयल्टी के साथ तुम्हारे साथ रह रही हैं। उनका प्यार बहुत सच्चा है। ये सब सोचते हुए जांग तेजुन ने मुझे एडवाइस दी, फोर्थ ब्रदर, अब तुम उस हुई हुई के बारे में सोचना बंद करो और अपनी वाइफ के साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड करो। मैंने सुना है कि हुई हुई ने सिटी में एक बॉयफ्रेंड बना लिया है। वो किसी सरकारी रेस्टोरेंट के किचन में काम करता है। अब जब भी वो गांव आती है तो बहुत अकड़ कर चलती है, जैसे वो हमसे बहुत ऊपर हो। जब वो ये सब बोल रहा था तो उसकी आवाज में हुई हुई के लिए बहुत नफरत और चिढ़ थी। जांग तेजुन को वो हुई हुई बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि वो अपनी लुक्स का बहुत घमंड करती है और दूसरों को अपने से कम समझती है। अगर लुक्स की बात करें तो वो हुई हुई तुम्हारी वाइफ के सामने कहीं भी नहीं टिकती। काश मुझे भी तुम्हारी वाइफ जैसी कोई खूबसूरत और फेयर लड़की मिल जाती। उसने रुयान को देखा जो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई कह ही नहीं सकता था कि वो एक बच्चे की माँ है। वो एकदम फ्रेश और ग्लोइंग लग रही थी, जैसे कोई अभी अभी तोड़ा हुआ फ्रेश खीरा हो। कोई भी उसे एक बार देखता
तो बस देखता ही रह जाता। कौन है वो घटिया इंसान जो गांव में ये अफवाह फैला रहा है कि मैं हुई हुई को पसंद करता हूँ? वो हुई हुई तो मेरे जूते साफ करने के लायक भी नहीं है, चाहे मेरी पिछली लाइफ हो या ये वाली। मैंने अभी तक उसे आंख उठाकर भी नहीं देखा। ये अफवाह पूरे गांव में कैसे फैल गई? अगर मेरी वाइफ ने ये सुन लिया तो वो पक्का कुछ गलत समझ लेगी। मैंने नोटिस किया कि जब से मैं यहाँ आया था, रुयन ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा था। क्या ये सच में मुझे इग्नोर कर रही है? क्या इसे मेरी कोई परवाह नहीं है? ये सब सोचकर मुझे बहुत टेंशन होने लगी और मेरा सारा गुस्सा जांग तिएजुन पर निकल गया। मैंने उसे घूरते हुए कहा, मैंने कब कहा कि मैं उसे हुई हुई पसंद करता हूँ? तूने कब देखा मुझे उसके बारे में सोचते हुए? मेरा ये भयानक और गुस्से वाला रूप देखकर जांग तिएजुन बुरी तरह डर गया। उसने जल्दी से एक फेक स्माइल दी और बोला, फोर्थ ब्रदर, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? वो दिल से मेरी बहुत रेस्पेक्ट करता था और मुझसे बहुत डरता भी था। मैं पूरे आसपास के इलाके का सबसे बड़ा गुंडा था। कुत्ते भी मुझे देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे। अगर मैंने रुयान की जान नहीं बचाई होती तो मुझ जैसे गुंडे से ऐसी परफेक्ट लड़की कभी शादी नहीं करती। मैंने उसके उस डरे हुए चेहरे को देखा और समझ गया कि वो सच बोल रहा है। मैंने गुस्से में चिल्लाया, गेट लॉस्ट। जांग तेजन ने तुरंत अपना स्टूल उठाया और वहां से भाग गया। पर हम दोनों की ये सारी बातें रुयन ने एक एक वर्ड बहुत ध्यान से सुना था। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेन इतनी कसकर पकड़ा हुआ था कि उसकी उंगलियों के जॉइंट्स सफेद हो गए थे। तो इसीलिए ये आजकल इतना बदला बदला सा है। इसके दिल में कोई और लड़की है और वो इसे रिजेक्ट कर चुकी है, इसलिए ये अब मेरे साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड करना चाहता है। ये सोचकर रुयान का दिल एक गहरे दर्द और उदासी से भर गया। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। जब हम घर वापस जा रहे थे तो मैंने बच्ची को गोद में पकड़ा हुआ था और मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो थर्ड व्हील ली टैंटियन हमारे पीछे पीछे आ रही है। मैं बस अपनी वाइफ के पीछे पीछे चलकर उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, वाइफ प्लीज उस तेजुन की बकवास पर ध्यान मत देना। मेरा उस जान हुई हुई से कोई लेना देना नहीं है। मैं उस जैसी लड़की को कभी पसंद नहीं कर सकता। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मेरी आवाज इतनी सिंसियर थी। ली टैंटियन हमारे पीछे पीछे चल रही थी और अपने कान एकदम रडार की तरह खड़े किए हुए थी। उसे इस ड्रामे को सुनने में बहुत मजा आ रहा था। उसने देखा कि मेरे जैसा एक लंबा और मजबूत आदमी अपनी वाइफ के सामने कैसे झुककर चल रहा है। ये तो अपनी वाइफ से इतना डरता है कि इसे कुछ भी गलतफहमी होने नहीं देना चाहता। क्या इसे स्ट्रिक्ट वाइफ का डर कहते हैं? मैं देख रहा था कि रुयान मुझे पूरी तरह इग्नोर कर रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं बस अपना सिर झुकाए हुए चुपचाप उसके पीछे पीछे घर आ गया। घर पहुंचकर उसने बच्ची को आराम से बेड पर लेटाया, उसे कवर किया और फिर चुपचाप ईस्ट रूम में जाकर बैठ गई। मैं एक अपराधी की तरह चुपचाप किचन में गया और पानी गर्म करने लगा। मैं उस छोटे से स्टोव के सामने बैठा हुआ था और लकड़ी से आग को कुरेद रहा था। मैं अपने मन में गालियां दे रहा था, अगर मुझे पता चल गया कि ये अफवाह इसने फैलाई है तो मैं उसे इतना पीटूंगा कि उसकी माँ भी उसे पहचान नहीं पाएगी। लोग फालतू में दूसरों की लाइफ क्यों खराब करते हैं। इस टाइम रुयन ईस्ट रूम में बैठी हुई थी और बच्ची के लिए सर्दियों के कपड़े सिल रही थी। कुछ ही देर में मैं गर्म पानी का बर्तन लेकर कमरे में आया। मैंने वो बर्तन धीरे से रुयान के पैरों के पास रखा और फिर नीचे बैठकर अपने बड़े हाथों से उसके पतले और सॉफ्ट पैरों को पकड़ लिया। मैंने उसका जूता निकालने की कोशिश की। मेरे इस एक्शन से रुयान रुक गई। उसने अपनी नजरें उठाई और नीचे बैठे मुझे देखकर पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने अपना पैर पीछे खींचने की कोशिश की पर मेरे हाथों की ग्रिप बहुत स्ट्रांग थी। वो खुद को छुड़ा नहीं पाई। मेरे हाथों की वो रफनेस जब उसके सॉफ्ट पैरों से रगड़ खा रही थी तो उसे एक अजीब सी गुदगुदी फील हो रही थी। ये इंसान, पहले तो मुझे इसका नेचर समझ आ जाता था, पर अब ये इतना मिस्टीरियस कैसे हो गया है? इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? मैं अपना सिर झुकाए हुए था और मैंने अपना काम नहीं रोका। मैंने उसके कपड़े के जूते उतारे और बहुत ही धीमी आवाज में बोला, वाइफ, तुम पूरा दिन बहुत थक जाती हो, मैं तुम्हारे पैर धो देता हूं, इससे तुम्हें बहुत रिलैक्स फील होगा। जब रुयन को लगा कि वो खुद को नहीं छुड़ा पाएगी तो उसने स्ट्रगल करना छोड़ दिया। उसने अपनी आंखें झुका ली और चुपचाप मुझे देखने लगी। जब उसके पैर उस गर्म पानी में गए तो उसे सच में बहुत अच्छा फील हुआ। इन कुछ दिनों में ये सच में बहुत बदल गया है। ये तो मेरे पैर भी धो रहा है। अगर ये पहले की बात होती तो मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती थी। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी इसने मेरा इतना ध्यान नहीं रखा था। ये सब सोचकर रुयान के दिल में एक लालच आ गया। वो इन सब केयर और प्यार को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती थी। जैंगो रुयान ने मुझे देखा और बोली, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं, अगर तुम अब गैम्बलिंग नहीं करोगे और शराब नहीं। और बहुत ही प्यार से मेरे सिर की मसाज करने लगी। उसकी बातें सुनकर मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके पैर धोता रहा। जब पानी थोड़ा ठंडा होने लगा तो मैंने उसके पैर बाहर निकाले, उन्हें अपनी थाइस पर रखा और अपने कपड़ों के अंदर डाल लिया ताकि वो गर्म रहे। फिर मैंने अपने कंधे पर रखा हुआ टॉवल लिया और उसके पैरों को अच्छे से पोंछ दिया। इसके बाद मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और सीधे बेड पे ले जाकर लिटा दिया। अब तुम आराम करो, तुम्हारी आंखें दर्द करने लगेंगी।
मैंने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मैं उसे अपने साथ बेड पर खींच लाया और हम दोनों पर ब्लैंकेट डाल दिया। रियान मेरे इस अचानक किए गए एक्शन से घबराकर स्ट्रगल करने लगी, तो मैंने एक डीप आवाज में कहा, वाइफ बस शांत रहो। मेरी आवाज सुनकर वो सच में शांत हो गई। उसने अपना चेहरा मेरी मजबूत चेस्ट पर छुपा लिया और बहुत ही धीमी आवाज में बोली, मेरा स्वेटर निकाल दो। ये वो नया स्वेटर था जो मैंने उसे दिलाया था। उसने सोचा था कि वो इसे सिर्फ किसी फंक्शन में या नए साल पे ही पहनेगी, पर कल मैंने कहा था कि मुझे वो इस स्वेटर में अच्छी लगती है, तो उसने आज इसे पहन लिया था। हमारी शादी को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। इसने मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया था और अब ये बस शॉपिंग ही करता रहता है, कभी कपड़े, कभी जूते, तो कभी स्नैक्स। मैं इस बात से खुश था कि वो मेरे पास है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो इस नए स्वेटर के खराब होने की टेंशन ले रही है। मैंने अपने होंठ उसके माथे पर रखे और बहुत ही सीरियस टोन में कहा, वाइफ मुझे पता है कि मैं पास्ट में एक बहुत बड़ा, पर प्लीज मुझे एक चांस दो खुद को प्रूव करने का। क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो? मेरी बातें सुनकर रियान की वो स्टिफ बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स होने लगी। उसे मेरी बॉडी की वो गर्माहट और मेरी वो एक स्ट्रांग और मैनली खुशबू फील हो रही थी, जिससे उसके दिल को एक बहुत गहरा सुकून मिल रहा था। उसने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखे और मेरे सीने में और भी ज्यादा छुप गई। काफी देर बाद उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मुझे समझ आ गया। उसकी आवाज इतनी धीरे थी कि कोई और सुन ही नहीं सकता था, पर मैंने उसकी वहां सुन ली थी। मैंने उसे अपनी बाहों में और कसकर पकड़ लिया। मैं तो चाहता था कि वो हमेशा के लिए मेरे अंदर ही समा जाए। मैंने उसके बालों पर एक बहुत ही सॉफ्ट किस किया और अपने मन में कसम खाई, इस लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी वाइफ को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। वो रात हम दोनों ने एक दूसरे की बाहों में गुजारी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैं उठ गया और सिटी के लिए निकल पड़ा। मैंने पहली बस पकड़ी और सिटी पहुंच गया। इस बार मैं उस पुराने फार्मेसी ओनर के पास नहीं गया। मुझे पता था कि अगर मैं बार बार उसी के पास जाऊंगा तो कुछ लोगों को मुझ पर शक हो सकता है। मैंने एक दूसरी फार्मेसी चूज की। उस फार्मेसी के ओनर ने जब मेरे वो रेयर आइटम्स शियो, लिंगजी, डियर एंटलर्स देखे, तो उसे समझ आ गया कि मैं वही यंग लड़का हूं जिसके बारे में सिटी में बातें हो रही थी। उसने बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ मुझे एक प्राइवेट रूम में बुलाया। उसने मेरे सारे आइटम्स को ध्यान से चेक किया। उनकी क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतने सारे रेयर आइटम्स कहाँ से ला रहा हूँ, पर उसने मेरी बहुत रिस्पेक्ट की और मुझे एक बहुत ही अच्छा प्राइस दिया। मैंने भी उसे नेगोशिएट करने का मौका नहीं दिया। मैंने उन सारे पैसों, जो कि ग्रेट यूनिटी नोट्स की एक बहुत मोटी गड्डी थी, को गिना और जब मुझे तसल्ली हो गई तो मैंने उन्हें अपने मैजिकल स्पेस में डाल दिया। फिर मैं सीधे स्टेट रन डिपार्टमेंटल स्टोर गया। मेरा प्लान था कि मैं अपनी सास के लिए कुछ अच्छे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, ताकत की दवाइयां खरीदूं, पर वहां मुझे एक बहुत ही शॉक देने वाला सरप्राइज मिला। मैंने वहां सेक्रेटरी वॉन्ग को देखा। ये वही इंसान था जिसने पिछले जन्म में मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। वो मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस छोटी सी सिटी में क्या कर रहा है। वो अभी बहुत यंग और एनर्जेटिक लग रहा था। मुझे याद आ गया कि आज से 10 साल बाद वो इसी एफ सिटी का सबसे बड़ा लीडर बनने वाला था। मैंने सोचा कि अभी उससे मिलना ठीक नहीं है। अगर हमारी किस्मत में होगा तो हम एस सिटी में दोबारा जरूर मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता था कि वो कुछ सालों बाद वहीं सेटल होने वाला है और मैं भी अपनी पास्ट लाइफ में वहीं रहा था। मैं अपने आइटम्स लेकर बाहर जाने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि सेक्रेटरी वांग के पास कुछ बहुत शोर हो रहा था। वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। मैं रुक गया और उस भीड़ की तरफ गया। एक फीमेल सेल्स गर्ल जिसने पीली शर्ट पहनी हुई थी, वो सेक्रेटरी वैंग का कोट कसकर पकड़े हुए थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, तुम कितने घटिया इंसान हो। तुमने एक महंगी चीज तोड़ दी है और अब तुम बिना पैसे दिए भागना चाहते हो। असल में जब वांग शिंगजुन सेक्रेटरी वांग मुड़ा था तो उसका कोट एक काउंटर में फंस गया था, जिससे वहां रखी एक बहुत महंगी प्लम ब्लॉसम वॉच नीचे गिरकर टूट गई थी। वांग शिंगजुन एक बहुत ही पढ़ा लिखा और शांत इंसान था। उस सेल्स गर्ल का ये बदतमीजी वाला रवैया देखकर उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने बहुत ही पोलाइटली एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मैडम आप गलत समझ रही हैं। मैं भाग नहीं रहा हूं, मेरे पास अभी कैश नहीं है। मेरी कार बाहर खड़ी है, मैं बस वहां से पैसे लाने जा रहा हूं। ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड है, आप इसे अपने पास रख लीजिए। उस सेल्स गर्ल ने उसका कार्ड लिया, उसे देखा और फिर उसे जमीन पर फेंक दिया। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? ये कार्ड पक्का फेक है। अगर तुम एक बार यहां से चले गए तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगी? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी पॉकेट से ये पैसे भरूं? मैंने आगे बढ़कर वो कार्ड जमीन से उठाया और उसे वैंग शिंगजुन के हाथ में दे दिया। फिर मैंने उस सेल्स गर्ल को देखा और बहुत ही रिलैक्स टोन में पूछा, कितने पैसे हुए? उस सेल्स गर्ल ने मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। मेरे पुराने और फटे पुराने कपड़े देखकर उसने एक बहुत ही गंदी और इंसल्टिंग स्माइल दी। तुम्हें पता भी है इसकी कीमत क्या है? तुम जैसे गवार लोग बस बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। इसकी कीमत है 127 रुपए और 50 पैसे। निकालो पैसे। उसने अपना हाथ मेरे सामने कर दिया। उसकी बात सुनकर मैंने एक भी वर्ड नहीं बोला।
मैंने अपनी पॉकेट से वो ग्रेट यूनिटी नोट्स की मोटी गड्डी निकाली और उसमें से कुछ पैसे निकालकर उस सेल्स गर्ल के हाथ में रख दिए। लो, बाकी के पैसे वापस करो। मेरे हाथ में वो मोटी गड्डी देखकर उस सेल्स गर्ल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने घबराकर उन पैसों को गिना और फिर हकलाते हुए बोली, हाँ हाँ सर, मैं अभी आपको चेंज देती हूँ। वहां खड़े बाकी लोग जो तमाशा देख रहे थे, उन्हें लगा कि अब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला। तो यहाँ इतने सारे लोग थे पर किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, और इस इंसान ने बिना मुझे जाने मेरे लिए इतने सारे पैसे दे दिए। मेरे कपड़े देखकर उसे लग रहा था कि मैं कोई बहुत गरीब इंसान हूं और ये 127 रुपये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा। ये सब सोचकर वांग शिंजुन का दिल मेरे लिए बहुत रेस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड से भर गया। इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बचे हैं। उसने मुझसे बहुत ही पोलाइटली कहा, तुम्हारी हेल्प के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मेरे पैसे बाहर कार में हैं, क्या तुम मेरे साथ चलकर वो पैसे ले सकते हो? मैंने बस सिर हिलाया और उसके साथ बाहर आ गया। बाहर एक ब्लैक कलर की सेडान कार खड़ी थी। इस एरा में एक पर्सनल कार होना ये प्रूव करता था कि इसका बैकग्राउंड सच में बहुत पावरफुल है। वांग शिंजुन ने कार का दरवाजा खोला, अपने बैग से पैसे निकाले और मुझे देते हुए बोला, यंग मैन, एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक्स। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, वांग शिंजुन ने ऑफर किया। मैंने पैसे लिए और बिना गिने सीधे अपनी पॉकेट में डाल लिए। मैंने सोचा कि मेरे पास बहुत सारा सामान है और बस में जाने से अच्छा है कि मैं इसकी कार में चला जाऊं। मैंने बिना किसी हेजिटेशन के कहा, ठीक है, फिर तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी। मैंने उसे अपनी सास के घर का एड्रेस बताया और को ड्राइवर फ्रंट सीट पर बैठ गया। रास्ते में दो ऐसे इंसान जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं था एक दूसरे से बातें करने लगे, और सरप्राइजिंगली हमारी बातों में कोई भी ऑकवर्डनेस नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों बहुत पुराने और अच्छे दोस्त हों। वांग शिंजुन को पहले लगा था कि मेरे जैसा एक यंग लड़का जो एक छोटे से गांव से आया है उसकी सोच बहुत लिमिटेड होगी, पर जब हमने बात करना शुरू किया तो उसे रियलाइज हुआ कि वो बिल्कुल गलत था। उसे लगा कि ये इंसान बाहर से जैसा दिखता है, अंदर से ये बहुत ही डीप और समझदार है। मेरे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस और मैच्योरिटी थी जो मेरी एज के लड़कों में नहीं होती। ये लड़का बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वांग शिंजुन के मन में एक ख्याल आया, ये लड़का फ्यूचर में पक्का कोई बहुत बड़ा और सक्सेसफुल इंसान बनेगा। कार मेरी सास के घर के बाहर आकर रुकी। मैंने उसे कार रोकने को कहा और कार से नीचे उतर गया। फिर मैंने पिछली सीट से वो सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स निकाले जो मैं अपनी सास के लिए खरीदे थे। मैंने झुककर कार की विंडो से वांग शिंजुन को देखा और स्माइल करते हुए थैंक्स बोला। वांग शिंजुन ने भी स्माइल करते हुए कहा, कोई बात नहीं ब्रदर, अगर हमारी किस्मत हुई तो हम फिर से मिलेंगे। उसने मेरे पीछे बने उस टूटे फूटे मिट्टी के घर को देखा, फिर कार घुमाई और वहां से चला गया। मैं अपना सामान लेकर घर के अंदर गया और जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मैंने देखा कि रियान के हाथ में एक जेंट्स जैकेट, मेंस जैकेट थी। मैं आगे बढ़ा और अपना सामान टेबल पे रख दिया। मैंने देखा कि रियान घबराकर उस जैकेट को अपने पीछे छुपाने की कोशिश कर रही है। मेरी स्पीड बहुत तेज थी। मैंने तुरंत आगे बढ़कर उसके हाथ से वो ब्लू जैकेट छीन ली। मैंने एक बहुत ही प्यारी और फ्लर्टी स्माइल के साथ पूछा, वाइफ, क्या ये तुमने मेरे लिए खरीदी है? ये बोलकर मैंने वो जैकेट पहन ली। रुयन ने देखा कि मैं वो जैकेट पहन ली है, पर मेरा कॉलर ठीक से सेट नहीं था। वो बिना सोचे मेरे पास आई, अपने पंजों के बल थोड़ी सी ऊपर उठी और अपने हाथों से मेरा कॉलर ठीक करने लगी। कॉलर ठीक करने के बाद वो 2 कदम पीछे हटी और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। इसकी शोल्डर की चौड़ाई और लेंथ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसके नाप से ही इसे बनाया हो। उसे पहले डर लग रहा था कि ये जैकेट मुझे फिट आएगी या नहीं। जब वो आज सुबह शॉपिंग करने गई थी तो उसने मेरी पुरानी शर्ट से इस जैकेट का साइज नापा था और थोड़ा बड़ा साइज लिया था ताकि मुझे टाइट ना हो। आज सुबह मौसम अच्छा था तो मैं बच्ची को लेकर टाउन गई थी और तुम्हारे लिए ये जैकेट खरीद ली। जब मैंने ये सुना और उसकी उन शर्माती हुई और हिचकिचाती हुई नजरों को देखा तो मुझे समझ आ गया कि वो अभी भी अनकॉन्फिडेंट है। उसे डर था कि कहीं मुझे ये जैकेट पसंद ना आए या मैं इस पर भी गुस्सा ना करूं। मेरा दिल खुशी से नाचने लगा। मेरी वाइफ ने पहली बार मुझे कोई कपड़ा गिफ्ट किया है। मैंने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मैंने उसकी ठुड्डी को पकड़ा, अपना सिर झुकाया और उसके होठों पर एक बहुत ही इंटेंस और पैशनेट किस कर दिया। मैंने अपने होठों से उसके होठों को खोला और हमारी सांसें एक दूसरे में मिल गईं। काफी देर तक किस करने के बाद जब मैंने फील किया कि रुयान की सांसें भारी हो गई हैं और वो कांप रही है, तब जाकर मैंने उसे छोड़ा। मैंने अपनी ठुड्डी उसके बालों पर रखी और बहुत ही प्यार से कहा, थैंक्स वाइफ, मुझे ये जैकेट बहुत पसंद आई। जब मैं ये बोल रहा था तब मुझे रियलाइज हुआ कि कमरे में एक थर्ड व्हील ली टियांटियन भी मौजूद है। ली टियांटियन अपनी गोद में बच्ची को पकड़े हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हमें घूर रही थी। जब उसने देखा कि मैं अपनी वाइफ को इस तरह पैशनेटली किस कर रहा हूं तो वो पूरी तरह शॉक में चली गई। मैं इतनी बड़ी इंसान यहाँ खड़ी हूं और इस फोर्थ ब्रदर ने मुझे देखा तक नहीं। क्या मैं इनविजिबल हूं? उसे डर लग रहा था कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। कहीं उसकी आंखों में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। मैं सिटी वापस कब जा पाऊंगी? उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने किसी तरह एक फेक स्माइल दी, बच्ची को लिया और तेजी से अपने वेस्ट रूम में भाग गई। मेरे उस इंटेंस किस की वजह से रुयान की सांसें अभी भी तेज चल रही थी।
वो मेरी मजबूत चेस्ट पर अपना सिर रखे हुए मेरी हार्ट बीट सुन रही थी। उसने बहुत ही सॉफ्ट और प्यारी आवाज में पूछा, तुमने खाना खा लिया? तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूं? मैं उसे अपनी बाहों में लेकर बेडरूम में गया। मैंने उसे स्टूल पे बिठाया और फिर अपनी शर्ट के अंदर से वो कपड़े का बैग निकाला जिसमें मैंने पैसे रखे थे। ये लो, इसे अच्छे से छुपा कर रख लो। रियन ने मुझे देखा और फिर उस बैग को खोला जो अभी भी मेरी बॉडी की गर्माहट से गर्म था। जब उसने बैग के अंदर देखा कि उसमें बहुत सारे ग्रेट यूनिटी नोट्स पैसे भरे हुए हैं तो वो बुरी तरह घबरा गई। उसने तुरंत उस बैग को अपने हाथों से कवर कर लिया और डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा। जब उसे तसल्ली हो गई कि बाहर कोई नहीं है तो उसने अपनी आवाज को बहुत धीमा करते हुए पूछा, इतने इतने सारे पैसे कहाँ से आए? उसकी आवाज में एक डर था। मैं हर बार बाहर से पहले से भी ज्यादा पैसे लेकर आता था। उसे डर था कि कहीं मैं कोई इलीगल या क्रिमिनल काम तो नहीं कर रहा हूं। अपनी वाइफ के इस क्यूट और डरे हुए चेहरे को देखकर मैं खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। ये तो बस शुरुआत है। फ्यूचर में मैं ऐसे भी कई गुना ज्यादा पैसे कमाऊंगा। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरी ये खुशहाल लाइफ मुझे किसी सपने जैसी लग रही थी। मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठा और उसकी आंखों में देखकर बोला, ठीक है वाइफ, अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है और तुम्हें डर लग रहा है तो अगली बार जब मैं सिटी जाऊंगा तो तुम भी मेरे साथ चलना। तुम खुद देख लेना कि मैं पैसे कहाँ से लाता हूँ, फिर तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा ना। रुयन ने मेरी बातों को सुना और काफी देर तक मेरी आंखों में देखती रही। फाइनली उसने नोट कर दिया, हाँ बोल दिया। जब मैंने देखा कि वो राजी हो गई है तो मैं खुशी से आगे बढ़ा और उसके माथे पर एक प्यार भरा किस कर दिया। चलो तुम रेडी हो जाओ और मुझे 200 रुपये दे दो। मैं जाकर एक साइकिल मांग कर लाता हूँ, आज हम हमारी फैमिली मायके चलेंगे।